ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपके ग्रुप में मैसेज भी आया हुआ था, है ना, कि आज हम एक सेशन करने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है, जैसे आपको दिख रहा है ना। आपका जो वीकली टेस्ट होता है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, और टेस्ट के टाइम आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ना। और टेस्ट के बाद फिर आप लोग टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हर्षिता दीदी के साथ एक आप लोगों का एक सेशन भी करवाएंगे, जो हमारे इसी लास्ट ईयर हमसे जो है अवंती से ही उन्होंने पढ़ा था, और उनका जेई मेन और जेई एडवांस दोनों उन्होंने क्रैक किया था। ठीक है, लास्ट में उनके साथ भी हम बात करवाएंगे। ठीक है, अच्छा। तो जैसे आप लोगों को ये सेशन क्यों रखा गया बच्चों, जैसे कि आप क्लास में भी टीचर्स को बताते हो, है ना, टेस्ट एनालिसिस नहीं कर पाते हो, पता ही नहीं टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, तो बहुत बच्चों की मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये इशू रहता है। ठीक है, तो आज यही चीजें जो है डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। और बेटा एक सुनाई नहीं देता तो जान में भी काट लेगी। निशिता माइक म्यूट कर लो बेटा। हाँ, और अगर ना आपको ये लग रहा है कि टीचर्स ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो हम हो सकता है आगे जाके भूल जाएंगे, तो प्लीज अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। ऐसी नोटबुक लेना जो मिसप्लेस ना हो। ठीक है, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट वहां पे लग रहा है तो प्लीज आप उसको वहां पे जरूर नोट करिएगा। ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे जाके। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ना आप लोग बीच बीच में थम्स अप देते जाइएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यही प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं और टीचर्स उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो आप वो चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं, ऐसे डील कर सकते हैं इससे, तो प्लीज आप थम्स अप देते जाइएगा। मैम रिएक्शन ऑफ है। ऑफ है? अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, अभी देखो। यस मैम, ठीक है, यस मैम, अब हो गया। ठीक है, अच्छा, ओके, ग्रेट। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो बात आती है वीकली टेस्ट से पहले आपको क्या करना है। आप लोगों को पता है ना, आपके हर संडे टेस्ट होता है ना। इस वीक आपको ऑफ मिला हुआ था तो आप लोगों का आज टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हर संडे को आपका होता ही है टेस्ट। देखो अब क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बात ये आती है कि आप लोगों को जो आपके टेस्ट का सिलेबस है ना, वो मैं तो कहूंगी कि 2 हफ्ते पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, 1.5-2 हफ्ते पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मेरे इन चैप्टर का टेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, अब आप लोगों के पास सबके पास ग्रुप डिस्क्रिप्शन में रिसोर्स शीट है ना, सबके पास ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डला हुआ है, तो आप उसको प्लीज ओपन करके एक बार देख लिया कीजिए संडे को। ठीक है, कि आपका कौन सा टेस्ट होने वाला है, समझ लो आगे जाके। और उसको कहीं पे आप एक जगह पे लिख लो, या आप स्टिकी नोट्स बनाते हो आप लोग, है ना, उसको आप अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो, या जहां पे भी आपको लिखना है वहां पे लिख लो, ताकि आपको ये पता रहे कि आने वाले 1.5-2 हफ्तों में आपका कौन से चैप्टर का टेस्ट है। जैसे आपको लोगों को पता है मेजर टेस्ट भी होते हैं आप लोगों के, अभी एक हुआ है ना मेजर टेस्ट, MT1 हुआ है आप लोगों का, है ना। उसमें आप लोगों ने देखा होगा आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा थे, आपका 11th का भी थोड़ा सिलेबस आया था उसमें, एंड 12th का जो आप लोग पढ़ रहे हो वो तो आ ही रहा है ना। और मैं देखती हूँ कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता, मान लो नेक्स्ट संडे लेट्स से टेस्ट है, और ट्यूसडे वेंसडे को आप लोग पूछते हो मैम अच्छा कौन से चैप्टर का टेस्ट है। अब आप एक बात देखो, ऑलरेडी 3 दिन चले गए हैं उसमें, है ना, अब 3-4 दिन बचे और इतने सारे चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है। सो हाउ विल यू प्रिपेयर इन दैट केस, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप सब बच्चे एक ये जरूर हैबिट बनाओ कि आपको 1.5-2 हफ्ते पहले पता हो कि अपकमिंग संडेज में आपका कौन सा टेस्ट है। क्लियर है सबको ये वाली बात? ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये पता चल गया कि आपके इन चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ चैप्टर टेस्ट की मैं बात नहीं करती हूँ, उसमें एक एक चैप्टर का टेस्ट आता है, उसमें जनरली आप अच्छा भी परफॉर्म करते हो। मैं बात करती हूँ मेजर टेस्ट की, है ना। तो जैसे मेजर टेस्ट में आपके काफी सारे चैप्टर्स आ रहे होते हैं, 11th के भी आ रहे होते हैं, 12th के भी आ रहे हैं। अब उसमें से आप पहले उन चैप्टर्स को पकड़ोगे जो आप लोगों को आते हैं।
समझ रहे हो? उन चैप्टर्स को पकड़ोगे जो आप लोगों को आते हैं। अब उसका फ्लो ऑफ रिवीजन कैसे होना चाहिए? कुछ मैं देखती हूँ बच्चे सोचते हैं कि मैम ये तो चैप्टर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लग जाते हो। ये नहीं होता तरीका। आपको पहले जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसके आपने क्लास नोट्स बनाए होंगे, है ना, 11th में बनाए होंगे या अभी बना रहे होगे, जो भी है। मैं मान के चल रही हूँ कि बहुत से बच्चों के पास है, या टीचर्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उससे भी आप जो है बना लेते हो अपने नोट्स। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, जो क्लास नोट्स में टीचर्स ने करवाया हुआ है उसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करोगे। रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप पन्ने पलट रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, प्रॉपर आपको रिवीजन करना है, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। और जो क्लास में टीचर्स क्वेश्चन कराते हैं आपको उनको भी देखना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे उसको नहीं देखते। टीचर करा के चला जाता है क्लास में क्वेश्चन, आप उसको ट्राई भी नहीं करते हो घर पे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे क्लास में नहीं बनते हैं खुद से, ठीक है, तो वो आपको करके देखने हैं। तो पहला तो आपका काम क्या होना चाहिए, क्लास नोट्स रिवीजन करना है आपको, प्लस जो उसमें क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे जब टीचर करा रहे थे आपको वो सॉल्व करके देखने हैं। क्लियर है? ये पहली बात है जो आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या हुआ, आपको सिलेबस पता चल गया। दूसरा स्टेप क्या है, अब आप लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही आप क्या करोगे, आप अपने जो डीपीपीस के क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, है ना, बहुत बच्चे टीचर्स को सॉल्व करके देते हैं। अब उस टाइम पे जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, कई ऐसे होते हैं ना क्वेश्चन नहीं बनते, मान लो 12 में से 3 नहीं बने, 4 नहीं बने, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आपने पक्का मार्क करके रखा होगा। अगर ये आदत आपने नहीं बना रखी है, हैबिट बनाओ, उनको सर्कल मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, वट एवर यू वांट, ठीक है। और जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, सिर्फ आप वही क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे उस टाइम पे जो आपसे नहीं बने थे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप खुद एक बार करके देख रहे हो तो आपसे वो बनेंगे। क्लियर है? ये दो चीजें आपने कर दिए तो आपका काफी कुछ क्लियर हो गया, मतलब काफी चीजें आप लोगों ने कर ली है। फिर लास्ट में आता है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ना, स्पेशली मैं अगर फिजिक्स और मैथ्स की बात करूं तो आप लोग थोड़ा सा उसमें अटकते हो। फिजिक्स मैथ्स दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट है, पहले जो टीचर ने करवाया वो करो, जो टीचर आपको क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं डीपीपीज में, पहले आप वो करो, देन आप मूव करो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और ट्राई करो, जिसने बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे हैं तो आप पहले दो साल के उठाओ, उनको करो अच्छे से। आप लोग 1 साल के भी पूरे नहीं करते और करने लग जाते हो स्टार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो गई चीजें। अब आप जब रिवाइज करते हो बेटा कोई चैप्टर, ऐसे भी टॉपिक्स होते होंगे जो आपको थोड़ा सा कम समझ में आते होंगे, मतलब होता है ना कि आपको इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है वो टॉपिक। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप उनको भी पढ़ोगे कि ये टॉपिक, मान लो कोई भी चैप्टर ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो, उसमें से कोई टॉपिक है जो आपका नहीं है स्ट्रोंग, तो उसको भी आपको करना है, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर मेजर टेस्ट में आपके बहुत सारे चैप्टर्स है, मान लो 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपने कभी मतलब पढ़े ही नहीं, बहुत टाइम पहले पढ़े थे 11th में, ठीक है, तो उसको बाद में करना, पहले आप वो करोगे जो आपको आता है, ठीक है। ये वाली चीज बोलो। Yes, ma'am. तीसरी चीज आती है जो आपने प्रीवियस टेस्ट में मिस्टेक्स की थी। अब आपके हर संडे टेस्ट होते हैं, आपने जो पहले वाले टेस्ट में मिस्टेक की थी, मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट था, वो अब दोबारा आ गया, वो अब दोबारा हो रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपने पहले गलतियां करी थी, इतने आप समझदार हो, पता है कि क्या गलतियां करके आए हो, उनको आप एक बार देखोगे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या मिस्टेक्स की थी, अब हम ये वाली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज ये हो गई, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोगों की रिसोर्स शीट में जो अब तक आपके टेस्ट हुए हैं वो ऑलरेडी अपलोड होते रहते हैं टाइमली, आप उनको दोबारा रिविजिट करके सॉल्व कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है जी। ये वाली चीज हो गई, ठीक है। जो बहुत ज्यादा नए टॉपिक्स हैं जो पढ़े ही नहीं है, उसको एटलीस्ट उस टाइम पे मत करना, पहले वो करना जो आपने चैप्टर्स पढ़े हुए, क्योंकि इसके चक्कर में वो भी रह जाएंगे जो आपको आते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके। और दूसरी चीज, जो आपके टीचर्स आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो चाहे क्लास नोट्स का कंटेंट हो या फिर वो डीपीपीज हो, प्लीज उस टाइम पे जब आप लोग अपने टेस्ट की रिवीजन कर रहे होते हैं, बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा करके मत रखा करो कि हम इसका भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे। जिसको जो भी डाउट्स है प्लीज आप उसमें लिखिए,
क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में। बाकी घंटे आपको अच्छे से सोना है। ये तो बहुत बार टीचर्स आप लोगों को समझाते हैं, आप लोग बस 4-4 5-5 घंटे सो के काम चलाते हो। ठीक है, तो 6 से 7 घंटे की आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है बेटा, ताकि आपका फ्रेश माइंड हो। ठीक है, ऑल राइट। फिर उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जिस दिन आपका टेस्ट होता है ना, जिस दिन आपका टेस्ट होता है उस दिन आपको तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या फॉर्मूला शीट्स बना रखे हैं, एक बार टेस्ट देने से पहले वो जरूर आप देखें, है ना। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, एटलीस्ट जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं वो आप फटाफट से बना पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऑनलाइन टेस्ट में मैं देखती हूँ बहुत बच्चे फेस करते हैं, दैट इज इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन। तो आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बीच में आप लोगों का टेस्ट एंड हो जाता है ना, या फिर पता नहीं क्या हो जाता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप अपना वो 3 घंटे का टाइम ढूंढो प्रॉपर, आपका 3 आवर का वो एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप कहाँ बैठोगे ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में कोई आ रहा है आपके रूम में और गया टेस्ट गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर 3 घंटे बैठ के टेस्ट दोगे। टेस्ट के टाइम पे क्या करना है अभी हर्षित सर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, बट मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन आपका सही होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट देने में आपको प्रॉब्लम होगी और फिर आपसे क्वेश्चन फिर बनते नहीं, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। शॉर्ट नोट्स के लिए मैं यही एडवाइस करूंगी आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। बाकी टीचर्स भी आप लोगों को शेयर करते हैं, कुछ जर्नी चैप्टर्स के आपके रिसोर्स शीट में आपको मिल जाएंगे, बट आइडियली आपको आपके शॉर्ट नोट्स खुद बनाने चाहिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। ठीक है, अब इसके बाद टेस्ट के टाइम पे क्या करना चाहिए वो हर्षित सर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। हर्षित सर जी। देखो ये जो बच्चों अभी स्लाइड है काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें जनरली है ना ये डाउट लास्ट तक रहता है बच्चों को, नवंबर दिसंबर तक भी जब हम आ जाते हैं कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाउट हमेशा रहता है कि सर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कहीं ना कहीं गलतियां होती जा रही है, राइट। सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। आपको अभी एक कॉमन स्ट्रेटेजी कुछ ना कुछ जो आपको ज्यादा सूटेबल है उसको अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर आपको सेट हो गई फिर उसको आप फॉलो करते रहो और उसमें जो भी है प्लस माइनस मतलब करते रहो चेंजेस अपने हिसाब से। लेकिन आपने जेई अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट में जाने से पहले आपकी स्ट्रेटेजी फिक्स हो जानी चाहिए, और एटलीस्ट जनवरी अटेम्प्ट के पहले वो स्ट्रेटेजी आपने प्रीवियस 10 पेपर में कम से कम लगा चुके होगे ताकि आपको पता चल जाए। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैसे स्कोर लेके आना है। ऐसा बहुत बार होता है कि जिन बच्चों को थ्योरी अच्छे से आती है, अच्छा सबने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी वो नंबर नहीं लेके आ पाते हैं, कहीं ना कहीं नंबर उनके कम हो जाते हैं, राइट, क्योंकि उनकी पेपर करने का तरीका ही गलत होता है। आपको वो गलतियां नहीं करनी है। ये बहुत बच्चों के साथ हुआ है लास्ट ईयर भी, या फिर जितने साल भी इन बच्चों ने एग्जाम दिया है। स्टार्टिंग में क्या होता है, अभी भी आप लोगों ने बहुत सारे पेपर दिए हैं, इसलिए आज का सेशन भी हमने इसलिए रखा है क्योंकि अब लगभग आप लोग सबने 6-6 7-7 पेपर ऑलरेडी दे चुके हो। सबने हर पेपर में कुछ ना कुछ गलतियां करी ही है। स्टार्टिंग में जब आपने पहला पहला पेपर दिया था सबको याद होगा, सबने लगभग सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, ठीक है। उसमें से बहुत लोगों ने नेगेटिव भी अटेम्प्ट करा है, ठीक है। किसी किसी बच्चों का ये भी हुआ था, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अटक गए थे, 10-15 मिनट उसमें वेस्ट कर दिए। कोई फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन आ गया उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता है, राइट। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कहीं ना कहीं कि पेपर को एक्चुअली सही स्ट्रेटेजी क्या है पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो सीखना बहुत जरूरी है। सबसे बेसिक पॉइंट ये है, हमेशा आपको पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, एक सिक्योर नंबर भी आ जाए और आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में आ जाओ। इजी क्वेश्चन कैसे पिकअप करना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात, ठीक है। अब इजी क्वेश्चन के जैसे फॉर एग्जांपल जनरली आप देखोगे केमिस्ट्री में अगर आप स्टार्ट करते हो विद केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री थोड़ा लेस टाइम टेकिंग है, तो आप केमिस्ट्री में इजी वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी टाइमली निपटा सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में और मैथ्स में भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही पेपर टफ है, कुछ पोर्शन ऑफ द पेपर हमेशा इजी क्वेश्चन हमेशा रखेगा।
चाहे जेई का पेपर हो, जेई मेंस का हो, जेई एडवांस का हो, 100% टफ पेपर या 100% मीडियम लेवल पेपर कभी नहीं बन सकता। उनका कुछ पोर्शन कंपलसरी इजी पोर्शन रहता है, कुछ मीडियम रहता है, कुछ हार्ड रहता है। आपको इजी क्वेश्चन को पिकअप करना आना चाहिए, ठीक है। एक बार आपने इजी इजी क्वेश्चन पिकअप कर लिए, फिर आप राउंड 2 में जाओ, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चन जो बुकमार्क कर रखे होंगे या फिर जो आपको लगता है कि सेकंड राउंड में आपसे बन पाएंगे, फिर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप बचे हुए क्वेश्चन पे जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एकदम से बनेगा भी नहीं। ऐसा सोचो कि क्या अगले टेस्ट में इसको फॉलो करेंगे परफेक्ट बन जाएंगे, नहीं। आगे जितने भी टेस्ट आते हैं, धीरे धीरे हर टेस्ट में प्रैक्टिस करते 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 आपको ये चीजें बनेगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर पेपर टफ आए तो कभी पैनिक नहीं होना। लास्ट 2022 में ऐसा हुआ था कि पेपर बहुत टफ आ गया था। इस साल नीट में भी ऐसा हो गया था। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि नीट में फिजिक्स का पेपर काफी टफ आ गया, राइट। लेकिन अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ लोअर हो जाएगा, अपने आप लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं आ रहा है, पेपर इतना ज्यादा टफ आ रहा है, बाकी लोग कर ले होंगे, शायद मेरी कमी प्रिपरेशन में कमी रह गई, या फिर वो पैनिकनेस नहीं आनी चाहिए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि अगर वो पैनिकनेस अगर एग्जाम के टाइम पे आ गया, पूरा पेपर बिगाड़ दोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। 2024 में ही, 25 में भी अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। आपको पता होगा कि एक ही दिन में सबका पेपर नहीं होगा। किसी का लगभग 6-7 दिन में पेपर चलते हैं, किसी का मॉर्निंग शिफ्ट, किसी का इवनिंग शिफ्ट, फिर किसी अगले दिन आया, फिर अगले दिन आया। तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर होते हैं, और अलग अलग शिफ्ट में पेपर का टफनेस लेवल भी वेरी करता है। तो एक शिफ्ट में पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, मैथमेटिक्स का पेपर बहुत टफ था। तो उसमें क्या हुआ, जिस बच्चे ने 4 क्वेश्चन किए थे उसके भी 92 परसेंटाइल क्रॉस हो गए थे उस पेपर में, आउट ऑफ 25। ये डेटा भी है, मैं किसी दिन आपको क्लास में दिखाऊंगा भी। तो अगर पेपर टफ है तो आपका कम क्वेश्चन में भी परसेंटाइल अपने आप सुधर जाए। तो आपको वहां पे पैनिक नहीं होना कि मेरा पेपर बहुत टफ आ गया, मैं क्या करूं। आपको बस कोशिश करना है कि उस पूरे टफ पेपर में भी कम से कम अगर मैं 5-6 क्वेश्चन भी इजी छाट लूंगा तो मेरा काम हो जाए। खासकर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वहां पे पैनिक, वहां पे काम रखना है अपने आप को, ठीक है। कोशिश करना है कि कैसे भी इजी क्वेश्चन को पिकअप करें, और उन इजी क्वेश्चन को पहले राउंड में फिनिश कर लेना। अब इजी क्वेश्चन होते कैसे हैं, इजी क्वेश्चन में वहां दिखा नहीं होगा या फिर लिखा नहीं होगा ये क्वेश्चन इजी है, राइट। कभी कभी जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो दिखने में बहुत टफ दिख रहे होंगे, लैंग्वेज उसकी टफ होगी, उसमें सिंबल अजीब अजीब दिए होंगे, लेकिन एक्चुअली में वो इजी होते हैं। तो ये सब कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस के थ्रू ही पता चलेगा। आप जब भी जनरली डीपीपी सॉल्व करो, मान लो आपको कोई डीपीपी मिली है 15 क्वेश्चन की, तो उस 15 क्वेश्चन को टाइमर के साथ सॉल्व करो। जैसा हमने हर बार बोला है आपको कि पूरी डीपीपी में ऐसा नहीं 15 क्वेश्चन दिए तो 2 घंटे निकाल दिए। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बहुत आराम आराम से सॉल्व करो। ये ऐसे करोगे तो फिर कभी होमवर्क पूरा हो ही नहीं पाएगा, आपके पास ऑलरेडी स्कूल वर्कलोड भी बहुत रहता है। हमेशा ध्यान रखना कि डीपीपी जब भी आप सॉल्व करोगे, आपको टाइम लिमिट में ही सॉल्व करना है। अगर 15 क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से टाइमर सेट करो, पर क्वेश्चन 3 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। 3 मिनट का टाइमर सेट के हिसाब से अपना डीपीपी का वो टाइमर सेट कर लो। उस टाइमर में एज अ टेस्ट पेपर उसको दो, जैसे आप टेस्ट पेपर देते हो। अब आपको लग रहा है 15 क्वेश्चन है, इसमें से पहले इजी इजी पिक कर लो, फिर मीडियम लेवल कर लो, फिर लास्ट में हार्ड लेवल कर लो। जैसे टेस्ट पेपर देते हो वैसे ही आपको डीपीपी सॉल्व करना है, कोई भी वर्कशीट सॉल्व करना है, या फिर जहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आपको सॉल्व करना है। ये अगर हैबिट बना ली तो नो डाउट आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। एक एक ये होता है कि अपन, ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में जाके अलग से बदल जाएंगे। अपनी जो डेली की रूटीन हैबिट होगी वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप घर पे आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हो, एक एक स्टेप को कर रहे हो और एकदम रिलैक्स होकर कर रहे हो, तो एग्जाम में भी कहीं ना कहीं वो चीजें अपने आप आ जाएगी। जैसी आपकी डेली की हैबिट होगी वही रिफ्लेक्ट होगी आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं होगा कि आप उस एक दिन के लिए चेंज हो जाओ, राइट। तो आपका जो डेली रूटीन है वो कहीं ना कहीं बहुत डिपेंड करता है कि आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। तो एक चीज को ध्यान रखना, मैंने 2-3 पॉइंट बताया। सबसे पहला पॉइंट, ट्राई टू अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। आप अगर इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तीनों सब्जेक्ट में, आप जैसे मान लो पहले केमिस्ट्री का आपने इजी इजी कर लिए, फिर फिजिक्स में सारे इजी इजी कर लिए, मैथ्स पे आपने इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 1.5 घंटा मान लो इसमें निकाल दिया, फिर बचा हुआ आधा टाइम आपको मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चन पे जाना है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इस स्ट्रेटेजी को अच्छा बनाने के लिए आप लोग जो घर पे वर्कशीट करते हो, घर पे वर्कशीट को भी एज अ टेस्ट पेपर ही आपको सॉल्व करना है। उससे आपका टाइम भी बचेगा, टाइमली वर्कशीट भी नहीं पड़ जाएगी, कोई वर्क पेंडिंग भी नहीं रहेगा, और बचे हुए टाइम में आप रिविजन भी कर सकते हो। तो ये सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है। थर्ड चीज, पेपर अगर टफ आता है, और हो सकता है कि किसी की शिफ्ट में पेपर टफ आ जाए, किसी की शिफ्ट में पेपर इजी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको वहां पैनिक नहीं करना है। चाहे आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही टफ क्यों ना आ जाए, या फिर आपके मान लो फेवरेट सब्जेक्ट के फेवरेट चैप्टर का क्वेश्चन टफ आ जाए, अगर टफ है छोड़ दो, आगे बढ़ो। सारा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे स्मार्टली प्ले करना है। जेई में पूरा पेपर वैसे भी आपको नहीं करना रहता। अगर आपने केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन कर लिए, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन कर लिए, मैथ्स में अगर 8-10 क्वेश्चन कर लिए, आपका 95 परसेंटाइल ऐसे ही क्रॉस हो जाता है, राइट।
तो आपको बस वहां पे ढंग से अटेम्प्ट करना ताकि नेगेटिव अटेम्प्ट ना हो, और जो अटेम्प्ट आपने किया है उसको आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो इनकेस अगर पेपर टफ आता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, प्रॉपरली अपने पेपर को अटेम्प्ट करना। लेंदी क्वेश्चन कहीं पे भी दिखे आपको, आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत लेंदी जा रहा है, बहुत अटक रहा है और टाइम चला जाएगा, उसको अभी वहीं पे बुकमार्क करो, उस पेज को साइड में रखो और आगे मूव करो। अगर लास्ट में टाइम बचता है, आपको लग रहा है कि उस क्वेश्चन को वापस करना, तो वो पेज वापस उठाओ, फिर आप सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको आगे तक ध्यान रखनी है और अपने हर पेपर में अप्लाई करती रहनी है। और जब भी गलती हो, उन गलतियों को भी फिर आगे जाके नोट डाउन करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अभी आगे मैम आपको बताएगी कि पेपर के बाद इन गलतियों को कैसे नोट डाउन करना है, लेकिन पेपर के दौरान ये जो स्ट्रेटेजी है, इसको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके अगले 10-15 पेपर तक अप्लाई करोगे, तब जाके आपके हैबिट में आएगा। ऐसा नहीं होगा आप आज हमने सिखा दिया तब अगले ही पेपर में एकदम बढ़िया बन जाओगे, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आपको अगले 8-10 पेपर में ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाते जाओगे, कुछ ना कुछ गलतियां होगी, कभी आपको लगेगा फिजिक्स से स्टार्ट करूं या केमिस्ट्री से स्टार्ट करूं या मैथ्स से स्टार्ट करूं, जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है आप वो वाली स्ट्रेटेजी अपना, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मुझे मैथ्स से स्टार्ट करने में कुछ दिक्कत नहीं आती, तो आप स्टार्ट विद द मैथ्स ऑल्सो। आपको लग रहा है कि नहीं यार मैथ्स थोड़ा टफ लगता है स्टार्टिंग में, और मैथ्स का पेपर बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा कंपेरेटिवली टफ भी आएगा, राइट। आपको लग रहा है कि ठीक है पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री मेरा अच्छा है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ, फिर लास्ट में मैथ्स में होगा, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क कर रहा है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये पीपीटी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट अपने साथ नोट डाउन भी कर लेना, और आपके जो जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, इसलिए अपने आपके मन में जो भी डाउट आ रहे हैं कि सर ऐसे मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है या फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो अभी आप सारे डाउट अपने कॉपी पे लिख लो, फिर लास्ट में हम एक एक डाउट को प्रॉपरली रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपके सारे डाउट रिजॉल्व होंगे, इसलिए आपके मन में जो जो भी क्वेश्चन अभी आ रहे हो आप अभी अपनी कॉपी पे नोटबुक पे लिखते रहो, ताकि आप लास्ट में सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछ सको। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. मैम ने अभी खुशबू मैम ने एक sir. इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो सब लोग ध्यान रखना। अच्छा मैं पूछूं अगले टेस्ट में क्या सिलेबस आ रहा, कोई बताएगा? जो अगला टेस्ट होने वाला है उसमें केमिस्ट्री में, मैथ्स में और फिजिक्स में क्या आने वाला सर अगला मेजर टेस्ट है। मेजर टेस्ट है सर मेजर टेस्ट होने वाला था। है? मेजर नहीं, अभी तो चैप्टर टेस्ट होगा, उसमें क्या आ रहा है जो अभी होने वाला था लेकिन अभी संडे हुआ नहीं। नहीं सर 4 जुलाई को जो है वो मेजर टेस्ट है। हाँ तो क्या, चलो 4 जुलाई का पता, तो क्या आ रहा है? सर। उसमें उसमें मैथ्स में मैथ्स में 12th के कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? मैथ्स में 12th के चैप्टर, हाँ गौरव बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है एक तो हमारा, रिलेशन और एंड फंक्शन पीएनपी आ रहा है, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोगों को सिलेबस पता चल गया, अब उसकी प्लानिंग कर लो कि कौन सी चीज कहाँ से करनी है। अगर आपको लगता है कि सर जैसे ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक का मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, इसका कोई वन शॉट दे दो, तो मांग लो अपने ग्रुप में, या फिर अपने जो भी आपका डाउट डिस्कशन ग्रुप है वहां पे पोस्ट कर दो कि इस चैप्टर के सर मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो, इस टॉपिक का मुझे कोई वन शॉट वीडियो दे दो, या फिर इस चैप्टर के मुझे पीवाईक्यू की रिक्वायरमेंट है, इस चैप्टर के मुझे शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है। आप अपने डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये तो अभी 2 स्टेप क्या हो गई, पेपर के पहले कैसे तैयारी करनी, पेपर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, अब पेपर होने के बाद क्या करना है अगली स्टेप में मनीषा मैम आपको समझाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स जो अभी तक जो टीचर्स ने बताया है ना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी हर्षित सर ने बोला कि पेपर के दौरान सब बच्चे उतना ही पढ़ के जाएंगे जितना आप लोग पढ़ के गए हो। कई बार हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट आ जाए, है ना। तो जेई बहुत एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है, वो आपका पेशेंस भी चेक करता है ना। तो पेपर को देख के जितना आप माइंडफुल रहोगे, जितना स्ट्रेटेजिकली वर्क करोगे, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। सबको तुम्हारे जितना ही आता है, बस तुम्हें उस पेपर में शाइन करना है। और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि जब पेपर आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बने ही होते हैं कि ये छोड़ने हैं, है ना। तो अगर आपने वहां क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसके नीचे आप जाओगे ना, तो तुम्हें दिखेंगे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ये तो मुझे आना चाहिए था, है ना। अब वो क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में रह जाता है। तो ये एक ऐसा भी पेपर है कि जहां पर ये पता होना चाहिए कि क्या सॉल्व करना है और किसे छोड़ना है। जैसे कि अब की बार नीट का पेपर था फिजिक्स का, उसमें जिस बच्चे को ये पता था ना कि ये क्वेश्चन छोड़ना है, वो तो उस पेपर में बहुत अच्छा करके आया होगा।
तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, और ये कब पता चलेगा, जब आप अपनी मिस्टेक से सीखोगे। जैसा कि अब हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने पेपर दे दिया, अब पेपर के बाद अपने एग्जाम को कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो, अपने मिस्टेक्स के लिए क्या मूव उठा सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर संडे तुम्हारा टेस्ट होता है, सबसे पहले अपनी एक छोटी सी डायरी बना लो, ठीक है। एक डायरी बना लो, एक छोटी सी कॉपी बना लो, जिसमें जब भी तुम्हारा टेस्ट हो उस टेस्ट की डेट डालो। जैसे अभी तुम्हारा 22 जुलाई को टेस्ट था, तो डेट डालो 22 जुलाई का टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। अब उसमें टेस्ट एनालिसिस, अब अगला जो टेस्ट होगा उसको उसी डायरी में लिखना है। इसका मतलब एक साल में जितने भी तुमने मॉक टेस्ट दिए हैं, वो सारी गलतियां, सारी लर्निंग्स एक किताब में इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम हर टेस्ट में सबसे ज्यादा कौन सी गलती कर रहे हो, है ना। और ये चीज लिखनी कैसी है, अब इस पे हम लोग आते हैं। मान लो जैसे आपने पेपर दे दिया, सुबह 3 घंटे आप पूरे टाइम बैठे, पहली बात तो पूरे समय बैठना है पेपर में। पूरा समय देने के बाद उसके बाद जो तुम्हें करना है, रेस्ट करना है रेस्ट करो, तुम्हें खेलना है खेलो, अपना माइंड एकदम फ्रेश कर लो। उसके बाद बैठो अपना टेस्ट पेपर लेके, ठीक है। कि टेस्ट पेपर लेके बैठो, उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चन तुमने स्किप करे हैं ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए है, जो क्वेश्चन तुमने स्किप करे हैं पहले उन क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। उन क्वेश्चंस को लेके बैठो। अब उन क्वेश्चंस को एक बार देखो, हो सकता है कि तुमने 7 क्वेश्चन स्किप करे हैं, उन 7 में से 101% 1 या 2 सवाल तो तुमसे बनेगा। जब तुम एकदम बैठोगे ना शांति से, तो तुम जब उस पेपर को देख रहे हो तो क्वेश्चंस को देखो, फिर सॉल्व भी करो उनको साथ के साथ। फिर देखो तुमसे 1-2 क्वेश्चंस बन गए होंगे, तो तुम्हें ये अपनी डायरी में लिखना है कि मैंने 7 क्वेश्चन जो थे स्किप करे थे, लेकिन जब मैं बाद में पेपर को एनालिसिस कर रहा था, मैं पेपर देख रहा था, तो मेरे से 1-2 सवाल ऐसे थे जो बन गए, है ना। तो उसका रीजन भी लिखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं बना। इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, या तो तुमने एग्जाम में समय नहीं दिया होगा उस क्वेश्चन को, है ना, या पेपर में समय ही नहीं बचा होगा सॉल्व करने के लिए, ये रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, और क्या रीजन हो सकते हैं कि आपको लैंग्वेज समझ ना आई हो, है ना, क्योंकि माइंड का भी खेल रहता है कि आप जैसे एकदम माइंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो लैंग्वेज पढ़ने में भी इशू आने लगता है। जैसे कई बार बच्चों को होता भी है, वो क्यों आता है लैंग्वेज पढ़ने में इशू, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, तो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होती। लेकिन जब तुम शांति से बैठोगे ना, तुमसे वो क्वेश्चन बनने लगेगा। तो तुम्हें अपने टेस्ट पेपर में लिखना है कि मैंने 7 क्वेश्चन छोड़े, लेकिन जब मैं करने बैठा तो मेरे से 2 क्वेश्चन बन गए। अब 2 क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं बने, उसका रीजन लिखना। इसलिए नहीं बने कि क्वेश्चन देखा ही नहीं था। कई बच्चे ऐसे करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं देखा, उन्होंने पहुंच ही नहीं पाए उस सवाल तक, है ना, ये होता है। तो उस पे भी आएंगे कि क्यों नहीं देख पाए, ठीक है। तो सबसे पहले उन 2 क्वेश्चनों को लिख लिया, तो ये हो गया तुम्हारा स्किप क्वेश्चंस का एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रॉन्ग क्वेश्चंस पे, है ना। स्किप क्वेश्चन हो गए, दूसरा हमें जाना है अपना रॉन्ग क्वेश्चंस पे। मान लो तुमने 15 सवाल लगाए हैं, 15 में से बेटा तुम्हारे 4 गलत हो गए, ठीक है। अब वो 4 गलत हुए हैं, तो तुम्हें क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है कि ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसका रीजन। कई बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, उसका रीजन लिखो। किसी ने क्या क्वेश्चन को समझने में ही गलती कर दी होगी, है ना, इंटरप्रेट कुछ और कर लिया होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को, तो उसका रीजन लिखो क्वेश्चन का। और क्या मिस्टेक हो सकती है, कि कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया। तो हर क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें लिखना है कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, उसके साथ साथ तुम्हें लिखना है कि ये क्वेश्चन जो गलत किया इसका टॉपिक कौन सा है। जैसे जब तुम साथ में लिखोगे ना, क्वेश्चन गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, मान लो तुम्हारे वो जो 4 क्वेश्चन गलत हुए वो 2 एक ही टॉपिक के हो गए, रिलेटिव वेलोसिटी के हो गए, रिलेटिव मोशन के हो गए, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मेरा तो ये कॉन्सेप्ट ही वीक है ना। तो इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले स्किप क्वेश्चंस लिखने हैं तुम्हें, दूसरे नंबर पे रॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं, उनका रीजन लिखना है, उनका टॉपिक लिखना है। समझ गए 2 चीजें क्या क्या लिखनी है एनालिसिस में, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज क्या ध्यान देना है बेटा, टाइम मैनेजमेंट। हो सकता है पेपर देते समय टाइम में तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी हो। जैसे मैंने बोला कि आपने जो क्वेश्चन स्किप करा है उसका वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन तक पहुंचे ही ना हो, है ना, उस क्वेश्चन तक पहुंचे ना हो। तो ये भी तुम्हें लिखना है कि मैंने टाइम में गड़बड़ कर दी। ये भी टेस्ट एनालिसिस का पार्ट है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो टाइम मैनेजमेंट लिखना है कि टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा टेस्ट रिपोर्ट कि मैंने ये गलतियां करी, इस टॉपिक से मुझे ये समझ में नहीं आया। अब
इस चीज को सुधारना कैसे है, ये अगले हफ्ते में फिर टारगेट सेट करना कि अगले हफ्ते में मैं सबसे पहला टारगेट तो ये सेट करूंगा कि पूरा पेपर पढ़ूंगा। जैसे फिजिक्स के 25 सवाल आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने 2 सवाल तो देखे भी नहीं कि पेपर में आ क्या गया, कभी भी। एक अच्छा जो बच्चा है वो ऐसा तो मिस्टेक कभी भी नहीं करेगा। तुम लोगों में से होती है क्या किसी के साथ जो पेपर ही नहीं पढ़ पाए हो? होता है क्या? अच्छा, वेरी गुड। अगर ये नहीं होता तो ये सबसे सही बात है कि पेपर ही ना पढ़ पाए हो, है ना। क्या ये होता है कि लैंग्वेज समझने में इशू आ जाता है? वेरी गुड। हाँ, तो दूसरी लैंग्वेज पढ़ने में इशू हो जाता है। तो इसका टारगेट बनाओ कि अगली बार से जो क्वेश्चन इस वजह से रह गया कि हम समझ ही ना पाए क्वेश्चंस को, तो अगली बार ये टारगेट सेट करो कि हम लोग जब पेपर को सॉल्व करेंगे तो लैंग्वेज जो इशू होगा उसको 2 बार पढ़ेंगे पेपर को, है ना, उस क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे। ये हो गया। तीसरा टारगेट ये बनाएंगे कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बेटा, ये नहीं करनी है ना। तो तीसरा अपना टारगेट बनाओ, रॉन्ग क्वेश्चंस को कम से कम करो, है ना। तो रॉन्ग क्वेश्चंस किस किस की वजह से होते हैं कि आप लोगों ने कैलकुलेशन एरर कर दी, तो कैलकुलेशन एरर सबसे ज्यादा मिनिमाइज कर दो। गॉट इट? हाँ। अब इसके बाद देखो क्या होगा, तुम्हारे पास पूरी एक बुक बन गई। मान लो तुमने, तुम्हारे 15-20 टेस्ट हुए, 15-20 टेस्ट की तुम्हारे पास एक डायरी बन गई। अब उन टेस्ट को तुम उन मिस्टेक से तुम सीख सकते हो कि मैंने पहले पेपर में भी यही मिस्टेक करी है, दूसरे में भी मैंने यही मिस्टेक कर दी, तीसरे में भी यही मिस्टेक कर दी। तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी वो मिस्टेक सुधार ही नहीं रहे हो, है ना। सेम मिस्टेक हो सकता है तुम कर रहे हो। कई बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक इतनी करते हैं पेपर में, मैथ में हो गया, फिजिक्स में हो गया, पावर में मिस्टेक कर दी तो आंसर कुछ गलत आ गया। कई बार डेसिमल से भी आंसर चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान देना कि कैलकुलेशन एरर अगर बार बार हो रही है तो उसको आने वाले टेस्ट में हमें नहीं करना है, उससे हमें सीखना है। हाँ, अब वो ठीक है, ये तुम्हें पेपर के बाद तुम्हें रिपोर्ट बनानी है और इसकी एक अलग से डायरी भी तुम्हें मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगले दिन जब टीचर क्लास में, अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा टेस्ट रिपोर्ट, ये तुमने टेस्ट रिपोर्ट बना लिया। अब क्या होगा, अगले दिन टीचर क्लास में क्या डिस्कस कराता है, टेस्ट पेपर डिस्कस कराएंगे, है ना। टेस्ट पेपर डिस्कस कराएंगे ना, तो उसमें तुम्हें काफी चीजें खुद पता लग जाएंगी। जो क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, या तुमने पढ़ा है फिर भी नहीं हुआ, है ना। तो अगर बेटा तुमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसका मतलब उस टॉपिक से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अब जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए, जो तुमसे बन ही नहीं रहे, उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। या तो पढ़ा है तुमने फिर भी नहीं बन रहा, या तुमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। गॉट इट? तो दोबारा रीसॉल्व करो, दोबारा रिवाइज करो। और अगर तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, दैट मीन्स बेटा तुमने PYQs कम लगाए हैं, तुम्हें क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेस्ट समरी है जो तुम्हें हर संडे टीचर्स को बना के भेजना है अपने ग्रुप पे, ठीक है। ठीक है, तो आगे सब लोग ध्यान से सुनना कि लास्ट तक बने रहना, ठीक है। लास्ट में हर्षिता भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेगी जो लास्ट ईयर की स्टूडेंट है, और हम आपके क्वेश्चन आंसर भी हम लेंगे, इसलिए सेशन को पूरा अटेंड करना सब लोग, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इशू था तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का, तो अब इसको खुशबू मैम डिस्कस करेंगी, एक बार ध्यान से सुन लेना। ठीक है बच्चों, तो काफी कुछ आपको अभी तक पता लगा है। अब जो मेन चीज आती है टाइम मैनेजमेंट और स्कूल का वर्कलोड, और जो आपकी क्लासेस होती है इवनिंग में, है ना, जो आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसको कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मैम स्कूल में बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, बहुत होमवर्क मिलता है ना। स्पेशली जो हिमाचल से है स्टूडेंट, उनका काफी ज्यादा ये इशू रहता है, ठीक है। सो कुछ कुछ चीजें हैं जो हम टीचर्स को लगता है अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा जेई का, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं डिस्कस करूंगी वो है स्मार्ट होमवर्क मैनेजमेंट। मतलब इसमें क्या है, देखो पहले आपको टीचर्स भी क्लास में बोले बेटा हैंड रेज मत करो, जिसको जो भी डाउट है आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, लास्ट में टीचर आपके डाउट्स ले लेंगे, बार बार हैंड रेज मत कीजिए, ठीक है।
तो सबसे पहले चीज आती है, जैसे टीचर्स भी आप लोगों को बोलते हैं ये बार बार कि ना आप लोग अपना जो होमवर्क है वो स्कूल में खत्म करने का ट्राई कीजिए, है ना। ठीक है, फिर इसमें भी आप लोगों का ये रहता है कि टीचर्स जो है नहीं अलाउ करते हैं डायरेक्ट फेयर नोटबुक में करने के लिए। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ चीजें जो आप ध्यान रख सकते हो, जैसे आपका मेन 3 सब्जेक्ट का है पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसपे आप ज्यादा फोकस करते हो, चाहे वो स्कूल की भी मैं बात करूं, तो आपका जो मोस्ट, मान लो एक दिन में टीचर ने काम कराया सब्जेक्ट में, देखो आपकी 45 मिनट्स की क्लास होती होगी स्कूल में, राइट। तो जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपने टाइम की भी बात करूं, तो मेरा 45 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 2 पेज भरेंगे। ठीक है, 2 पेज भरेंगे, 2 या चलो मान लो 3 बोल रही हूँ मैं, 3 पेज भरेंगे, राइट। अच्छा, अब टीचर बोलता है कि ये काम आपको करके आना है। ठीक है, तो देखो जो आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मतलब ये आपका होगा कि ये तो टीचर जो है भाई साहब अगले दिन चेक करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, वो उसको आप पहले प्रायोरिटी पे रख लो। ठीक है, ठीक है, आप लोग चैट में आप डालते जाइए बेटा जो आपके डाउट्स हैं। ठीक है, तो आपका जो माइक म्यूट करिए, जिसका माइक अनम्यूट है, तो जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला काम है वो आप कीजिए सबसे पहले। और जो बच्चों को होती है ना आदत लिखना, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख रहे हो, है ना, बहुत सजा सजा के होता है, हैबिट होती है कई बार कि बहुत अच्छे से आप लोग अपना सारी चीजें करते हो, तो वो चीज नहीं करने की जरूरत है आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी आप लिख रहे हो ना स्कूल वाले काम में, तो मत लिखा करो, सिर्फ डायरेक्ट आंसर आप लिखा करो, समझ गए। और जो प्रोजेक्ट वाला काम है वो ठीक है, 1 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की ले लो बस, खुश, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट वगैरह इन सब का काम होता है, उसको प्लीज आप अवॉइड करो करने का। ठीक है जी, तो वो सब आपको नहीं लेके बैठना है। ठीक है, सिर्फ स्कूल के, जब आपका स्कूल का काम कर रहे हो तो उसका भी आपको टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, किस टाइम पे मुझे करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल के काम को ही 1-2 घंटे दे रहे हो उसमें घर में। अगर आप स्कूल के ही काम में 1-2 घंटे दे दोगे तो फिर आप जेई के लिए कब कर पाओगे? आपका शाम को क्लासेस भी होती हैं, गेटिंग माई पॉइंट, और आपको स्कूल का भी करना होता है, फिर आप जेई के लिए कब पढ़ोगे? डीपीपीएस, पीवाईक्यूज, ये सब का तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, 40 मिनट्स आप अलग निकालो स्कूल के लिए, जिनके स्कूल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, मतलब नहीं करोगे काम तो नहीं चलेगा, ऐसी वाली सिचुएशन है। तो ठीक है, 40 मिनट आपके अलग, जो आप लिखने का होमवर्क करते हो बेटा, 40 मिनट वो करो, और प्लीज उसको बहुत ज्यादा अच्छे से सजा सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, 11th-12th में नहीं देखता इतना कोई। ठीक है, और दूसरा, जब आप स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं, जब आपने वो अपने 40 मिनट्स अलग निकाल रखे हैं स्कूल का होमवर्क करने के लिए, प्लीज उस टाइम पे फोन को थोड़ा सा आप साइड में रख दो। आपका फिर फोन क्या होता है, फोन में ध्यान जाता है, अरे इसका मैसेज आ गया, अरे इस दोस्त का मैसेज आ गया, चलो देखते हैं क्या आया, चलो देखते हैं कौन सी रील आई, कौन सी नई मूवी आ रही है, कौन सा नया ट्रेलर आ रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये 1 सेकंड रुको, हाँ जी, तो ये वाली चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि फोन को आप अलग रखेंगे जब आप अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, मतलब होता है ना कि तीनों टीचर्स में से एक टीचर स्ट्रिक्ट होता है, तो प्लीज उनका आप काम जो है प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो दूसरी चीज आती है, ये भी टीचर आपको बोलते हैं कि आप ट्राई करो कि अपना काम जो है अपने स्कूल में ही निपटा लें, और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं ये, मैं हिमाचल वाले बच्चों की बात भी कर रही हूँ। ठीक है, जो काफी स्टेट से हैं यहाँ पे बच्चे, अलग अलग स्टेट से हैं यहाँ बच्चे, तो बहुत से बच्चे अपने स्कूल में भी मैनेज कर रहे हैं काम। ठीक है, तो अगर मान लो कोई स्कूल का काम है, कोई क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, ठीक है, उसमें आप डिस्कशन कर लो बच्चों के साथ मिलके, समझ रहे हो। तो आप होमवर्क को ना 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लो कि क्या क्या चीजें जो है जरूरी है। ठीक है, जैसे इंग्लिश का भी आप लोगों को कई बार काम दे देते होंगे, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, कि इस सब्जेक्ट को इतने मिनट दे दिया, इस सब्जेक्ट को इतने मिनट दे दिया, बस मैं इतने से ज्यादा नहीं दूंगा या दूंगी, बस मुझे इतने में ही करना है। ठीक है, उसको अगर स्कूल में निपटा सकते हो तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, स्कूल में ही खत्म कर। कोई पीरियड वैकेंट आ जाता है, कई बार टीचर नहीं आती, स्कूल में कुछ अलग फंक्शन चल रहा होता है, टीचर बिजी होते हैं, तो उस टाइम को आपको निकाल लेना है। ठीक है जी, अच्छा,
तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो कि सजेस्ट भी करूंगी मैं, कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है और आप जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और आप थोड़े से सिंसियर हैं अपने क्लास में या आप रेगुलर भी जाते हैं, तो अगर आप टीचर को ये भी बोलते हैं कि मैम या सर हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये अगर थोड़ा सा हमें इसमें रिलैक्सेशन मिल जाए, जो जैसे बहुत लंबी जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए दे देते हैं या बहुत सारा काम करने के लिए दे देते हैं, अगर आप उनसे बात करके वो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकें कि हाँ कि तुम अपने जेई पे फोकस कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और मोस्टली टीचर ये चीज समझते हैं कि 11th-12th में जो बच्चा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। और अगर आपका, मैं बोलूंगी स्कूल में आप सिंसियर और रेगुलर अगर आप जा रहे हो, तो ये टीचर जरूर समझेंगे और समझते भी हैं। तभी मैं ये पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे, हम टीचर्स ऐसे कोई भी पॉइंट्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो हवा में चल रहे हो। पहले बच्चों ने किया है, उनके एक्सपीरियंस से ही हम आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जाके आप बोल सकते हो। क्लियर है बेटा? फिर आती है लास्ट चीज, कंबाइन होमवर्क विद जेई रिवीजन। देखो ये ना एक बहुत अच्छी चीज है, आप ये कर सकते हो। जैसे अब आप लोगों को पता है जो आपके अवंती में लाइक जो इवनिंग में क्लासेस होती हैं, उनका जो सिलेबस है वो आपके स्कूल वालों से तो आगे चल रहा होगा मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, ठीक है। आपके स्कूल में थोड़ा पीछे चल रहा होगा, शाम वाली क्लासेस में वो आगे चल रहा होगा। मतलब जो स्कूल में टीचर्स करा रहे हैं ना, वो आपने ऑलरेडी शाम की क्लासेस में कर लिया है, समझ रहे हो। तो अब जो स्कूल में टीचर करा रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, किसी भी चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में मान लो तुम्हारे स्कूल में 0 ऑर्डर और 1st ऑर्डर टीचर ने कराया है, वो तुमने कर लिया। टीचर क्या कराएंगे स्कूल में, तुम मुझे बताओ? डेरिवेशन कराएंगे, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कराएंगे, खत्म, है ना, यही होता है, राइट। तो आप क्या करोगे, जब तुम्हें पता है ये तो हमने कर ही रखा है, तो आप क्या करोगे, आप जब घर पे रिवाइज करते हो तो आप क्यों ना उसका जेई के हिसाब से रिवाइज करो, समझ रहे हो। उसके कुछ 0 ऑर्डर 1st ऑर्डर के क्वेश्चंस लगा लो। अगर आप मान लो 6-7 क्वेश्चन लगा लेते हो 0 ऑर्डर और 1st ऑर्डर के, तो बताओ जो तुम्हारे स्कूल में करवाया है वो तो तुम्हें आ ही रहा है, और जो तुमने ऑलरेडी क्लासेस में कर लिया था बहुत टाइम पहले, उसका भी तुम रिवीजन कर पा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप होमवर्क के साथ साथ जेई का रिवीजन भी कर सकते हो। 6-7 क्वेश्चन तो आप निकाल सकते हो, 6-7 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना तो मैं, इतना आपका वर्कलोड देख के ही मैं बोल रही हूँ। अगर बहुत ज्यादा वर्कलोड है तो इतना मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है, इतना आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज ट्राई करो कि अगर बहुत ज्यादा होमवर्क है तो टीचर से बात करके देखो, टीचर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझते हैं टीचर तो घर में एक विंडो निकालो, 40 मिनट का विंडो निकालो, वहां पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट का होमवर्क है, हम भी ऐसे ही करते थे, जो टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे ना उनका पहले कर लेते थे होमवर्क कि चलो हमें तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप उनके लिए टाइम निकालो, प्रायोरिटाइज कर लो, ठीक है। और अगर आप स्कूल में ही निपटा सकते हो अपना होमवर्क तो वो भी आप कर सकते हो। अपने फ्रेंड से कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने, कुछ भी पूछना है तो आप वो खत्म कर सकते हो वहां पे। और जो टॉपिक ऑलरेडी आपकी इवनिंग वाली क्लासेस में हो गए हैं और वो अब स्कूल में चल रहे हैं, तो उसको इस तरीके से पढ़ो ताकि वो आपके जेई के लिए भी रिवाइज हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये एक तरीका है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है यहाँ पे, वो हर्षित सर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो मेजर पॉइंट मैम ने कवर कर लिए। ये अलग अलग स्कूल पे अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। आप सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन एक हमने कुछ चीजें ऐसी बताई है, हो सकता है वो आपके यहाँ पे वैलिड ना हो, किसी जगह वैलिड हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता आपको ही निकालना पड़ेगा, तभी आप लोग ना बाकी लोगों मतलब अपने गोल में और ज्यादा क्लोज पहुंच पाओ, ठीक है। आप सोचो कि नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, और आपको ही पता है कैसे निकला जा सकता है रास्ता, राइट। आपको कुछ पॉइंट्स हमने बता दिए हैं, जैसे मैंने डिस्कस कर चुके ऑलरेडी कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। एक बार हमने पहले भी बताया था आपको कि हफ्ते में 1 आध दिन छुट्टी भी ले लो, ठीक है। हफ्ते में 1 आध दिन छुट्टी ले लोगे तो जो वीक का पूरा कवर हो गया वो अच्छे से वाइंड अप हो जाएगा। सैटरडे ले लिए मान लो, तो पूरे वीक में जो पढ़ाया उसकी सैटरडे का पूरा रिवीजन भी हो गया, संडे की तैयारी भी हो गई, और एकदम माइंड पे प्रेशर भी नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड चीज,
जो चीजें जैसे मान लो यहाँ पे कवर हो चुकी है उसको आप स्कूल में भी प्रैक्टिस करो उस चीज की, राइट। तो कहीं ना कहीं वो जेई में भी आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में हमने या फिर कोई भी एक चैप्टर ऑलरेडी कर चुके तो स्कूल में बैठ के आप वहाँ पे एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। मैंने पहले भी कहा था आप स्कूल में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ट्राई कर सकते हो, राइट। वहाँ पे अपने स्कूल टीचर से भी उसका डाउट पूछ सकते हो, फ्रेंड्स से पूछो। एक चीज मैंने ये भी देखी, बहुत सारे बच्चे जैसे मान लो किसी दिन स्कूल में फ्री पीरियड रहा या फिर मान लो कोई लेक्चर ऐसा रहा जो खाली रहा, उसमें अलग से अगर पढ़ना रहा अपन को, या फिर आप मान लो कुछ अपना जेई का काम करते हो तो आप लोग सोचते हो, आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि बाकी लोग देख रहे हैं क्या सोचेंगे, कितना ज्यादा पढ़ रहा है, कितनी ज्यादा पढ़ रही है, तो कुछ ज्यादा ही पढ़ने वाले हो गए, राइट। ये ऐसे भी दिमाग में बहुत सारे लोगों के बीच में थिंकिंग रहती है। आपको वो सब नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि आपको जेई निकालना है। अगर आप सीरियस हो जेई के लिए तो आपको बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचना है, बाकी स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचना है कि वो क्या सोचेंगे। फ्री पीरियड मिल रहा है, कहीं कोना कोई लाइब्रेरी में जाओ, क्लास के किसी कोने में बैठ जाओ, अपना काम निपटाओ, फटाफट निपटाओ। लंच अगर मान लो 45 मिनट्स का लंच का आपका ब्रेक होता है, 15 मिनट में 20 मिनट में लंच करो, उसमें 15-20 मिनट बचाओ, वहां पे अपना काम निपटाओ। थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो, अर्ली मॉर्निंग। अगर मान लो आपका स्कूल है, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के सारा काम जल्दी से निपटाओ। कुछ मान लो काम ऐसे हैं जो अदर सब्जेक्ट के, जैसे कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं हिंदी इंग्लिश के, कुछ ऐसे काम है जो अदर सब्जेक्ट के जिसमें रिटर्न वर्क बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके घर में कोई आपका कलीग हो या फिर कोई सिस्टर हो, कोई ब्रदर हो जो आपको इसमें रिटर्न वर्क में हेल्प करे, तो उनको पकड़ा दो कि भैया रिटर्न का काम थोड़ा कर लो, ताकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा जेई के क्वेश्चन सॉल्विंग में जाए। ठीक है, देखो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको ही अपनानी पड़ेगी और अपने लिए रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। अदरवाइज तो बहाने बहुत सारे हैं। आप हर मीटिंग के बाद, हर टेस्ट के बाद बहाने दो कि हमारे पास तो स्कूल का वो है, तो वो उससे फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रैंक लाना है, जेई क्लियर करना है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो चैप्टर हो चुके हैं उनके रिवीजन करना पड़ेगा। विदाउट रिवीजन, विदाउट प्रैक्टिस, सिर्फ क्लास अटेंड करके जेई क्लियर नहीं होगा बच्चों, राइट। तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत करनी है, रिवीजन भी करना है, जिन टॉपिक का हो चुका है उसके लिए समय कैसे निकालना, ये कुछ टेक्निक्स हमने बता दी है, उसको अब आपको अप्लाई करना जो भी आपके यहाँ एप्लीकेबल हो। ठीक है, कहीं पे अगर आपको लगता है स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं, थोड़ा ज्यादा वो हो रहा है, तो आप अपने जो आपके स्टूडेंट मैनेजर है उनको भी इन्फॉर्म करो। वो होगा तो आपके प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करेंगे। इफ के अगर आप जेई के लिए बहुत सीरियस और अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, कहीं ना कहीं स्कूल का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने स्टूडेंट मैनेजर को बोलो, तो वो स्टूडेंट मैनेजर अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे कि अगर आपको स्कूल से थोड़ा सपोर्ट मिले। ठीक है, बस यही मेजर पॉइंट था, इनको आपको ध्यान देना। हाँ, जिन जिन बच्चों के भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप थोड़ा वेट करो। अभी चैट बॉक्स, अब मैंने क्या कहा, कॉपी में अपना लिख के रख लो, राइट। कॉपी में लिख के रख लो, फिर लास्ट में एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर हम करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है वीकली टेस्ट एनालिसिस। इसको भी ध्यान से सुनना, मनीषा मैम आपको समझाएंगे कैसे टेस्ट के बाद आपके पास जो रिपोर्ट आती है, हर मंडे आपके पास टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, पता नहीं कितने बच्चे उसको खोल के देखते हैं। उस रिपोर्ट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, कैसे एनालिसिस करना उस पर भी हम डिस्कशन अभी करने का, इसको ध्यान से सुनना पड़ता है। देखो स्टूडेंट, जब आप टेस्ट एनालिसिस का जब रिजल्ट आता है ना, तो आपके पास कुछ ये टेस्ट ऐसे निकल के आता है रिपोर्ट। इसमें एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, एक होती है आपकी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे। जैसे ये मेजर टेस्ट 1 का है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टूडेंट का है यहाँ पर परफॉर्मेंस, जिसने मार्क्स 204 नंबर आए हैं जिसके 300 में से। इस बच्चे ने देखो 53 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, जिसमें से उसके सिर्फ और सिर्फ 8 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन उसने स्किप कर दिए। उसका स्कोर 204 आया है, यानी काफी अच्छा स्कोर है। यहाँ से अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें ये देखना है कि इसने रॉन्ग क्वेश्चन मतलब बहुत कम गलत किए हैं, 8 क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, यहाँ से इसका एक्यूरेसी निकल के आया है 86%। तो एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं? एक्यूरेसी देखो ऐसे निकालेंगे, मान लो अगर तुम 50 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है आपने 53 क्वेश्चन सही किए हैं, तो एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? आपने कितने क्वेश्चन सही किए ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करके आए हो। जैसे ये बच्चा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है टोटल, 8 तो गलत हो गए, 53 सही हो गए, तो 53 प्लस 8 कितना हो गया? 60 क्वेश्चंस, है ना। तो इसने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से उसके 53 सही हैं। तो इसकी यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी बन गई? 86% की एक्यूरेसी आ गई। तो ऐसे निकलता है तुम्हारा एक्यूरेसी रेट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर दूसरा रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक्यूरेसी कैसे, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर है एक्यूरेसी का। इस बच्चे ने देखो रॉन्ग कितने किए हैं? 11,
बट यहाँ पर ये करेक्ट कितना करके आया है, सिर्फ 24 क्वेश्चन, मतलब अटेम्प्ट कम है। तो अटेम्प्ट रेट कहाँ से पता चलता है कि ये जो तुमने करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर्स को मिला के तुमने पेपर में अटेम्प्ट कितना किया है, ये निकल के आता है अपना अटेम्प्ट रेट। तो यानी अटेम्प्ट कितना हुआ है इस बच्चे का, 24 + 11। समझ में आया अटेम्प्ट क्या हुआ, 24 + 11, ये तुम्हारा अटेम्प्ट रेट हो गया। एक्यूरेसी में सिर्फ क्या देखा जाएगा, सिर्फ करेक्ट आंसर्स कितने थे। तो करेक्ट कैसे निकालोगे, ऊपर तुम्हारा एक्यूरेसी कैसे निकालोगे, ऊपर करेक्ट आंसर डिवाइडेड बाय टोटल क्वेश्चंस आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं, तो वहां से निकल के आएगा तुम्हारा ओवरऑल एक्यूरेसी। क्लियर है खुशबू मैम? नेक्स्ट पेज पे स्लाइड। फिर आता है तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज, है ना, एक तो ओवरऑल हो गया, ओवरऑल के बाद आता है सब्जेक्ट में कितना एक्यूरेसी करके आए हो। जैसे मान लो तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के टेस्ट हुए हैं, फिर आप उसको सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो कि सबसे कम एक्यूरेसी किस सब्जेक्ट में, वो तो ओवरऑल निकल के आया टोटल। अब हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में तुम्हारा इशू आ रहा हो जहां पर तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हो, है ना, तो वहां पर आप सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने केमिस्ट्री का लिखा हुआ है, तो केमिस्ट्री का देखोगे कि इस बच्चे ने 20 क्वेश्चन सही किए हैं और सिर्फ 2 गलत हुए हैं, तो ये सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी आ गई इसकी। तो एक्यूरेसी कितना आया इसका, 90%, है ना, तो काफी अच्छी एक्यूरेसी आई है। मतलब 3 क्वेश्चन स्किप करे हैं सिर्फ, और जिसमें से 2 गलत हो गए उसके, तो यहाँ पर एक्यूरेसी निकाल ली, ये एक्यूरेसी होगी 90%। ऐसे ही आप मैथ्स की भी निकाल सकते हो और ऐसे ही फिजिक्स की भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये आपको टेस्ट रिपोर्ट में मिलेगी। नेक्स्ट, हाँ देखो मेजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस को जरूर एनालिसिस करो जब तुम्हारे मेजर टेस्ट होते हैं। तो मेजर टेस्ट में तुम्हारे 2 या 3 4 चैप्टर आते हैं, तो देखो चैप्टर वाइज कैसे पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर आया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आया है, पीरियोडिक टेबल आया है, ये कुछ चैप्टर आए हैं। अब देखो इस बच्चे का कैसे पता चलेगा इसका कौन सा चैप्टर वीक है। जरा मोल कॉन्सेप्ट को देखो, मैं इस वाले की बात कर रही हूँ जो चैप्टर परफॉर्मेंस जो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। हाँ, इसका अटेम्प्ट रेट 80% है, एक्यूरेसी 100 है। अब अटेम्प्ट 80% का मतलब क्या है बेटा, कितने टोटल क्वेश्चन आए होंगे मोल कॉन्सेप्ट से। अगर अटेम्प्ट रेट 80% है उसका 5 क्वेश्चन, है ना, ठीक है, 20 × 5, 20 का इंटीजर हो गया, है ना, तो 5 क्वेश्चन आए होंगे बेटा। उसने अटेम्प्ट कितने करे हैं, 4 अटेम्प्ट करे हैं, और उसके चारों के चारों ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी कितना आ रहा है, 100%, है ना, एक्यूरेसी 100% आ रहा है। तो इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो कि मोल कॉन्सेप्ट से 5 सवाल आए, 4 लगाए, चारों ठीक हो गए और एक्यूरेसी कितनी आ गई, 100%। तो अब ये तुम कैसे चेक कर रहे हो, चैप्टर वाइज, है ना, ये चैप्टर वाइज एनालिसिस है। तो इसको तो बहुत डिटेल में तुम्हें देखना है, डायरेक्ट पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर बढ़िया है। अब जैसे देखो इस बच्चे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखो, यहाँ पर मैम एक बार आप वो कर दो यहाँ पे हाईलाइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखो, यहाँ पे 100% अटेम्प्ट रेट है, हाँ 100% अटेम्प्ट रेट है इसका, और एक्यूरेसी भी 100% है, और 24 नंबर आए हैं। मतलब कितने क्वेश्चन आए थे यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जल्दी बताओ। 6 क्वेश्चन आए होंगे, 6 क्वेश्चन आए होंगे, 6 के 6 अटेम्प्ट करे हैं, और एक्यूरेसी भी 100% है, और उसके मार्क्स कितने आए, 24 नंबर। तो मतलब उस बच्चे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कैसा होगा, बढ़िया होगा, करेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अच्छे से आती होगी। अच्छा जरा अब एक बार आओ तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, है ना, इस बच्चे ने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें इसने क्या किया, जरा देखो। अटेम्प्ट रेट बेटा 75% है, इसका मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आए होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब 25 का इंटीजर जा रहा है ना, टोटल 100% है, तो 25 में कितने क्वेश्चन आए होंगे बताओ, है ना, 25 चौके 100, है ना, तो 4 क्वेश्चन आए होंगे बेटा। उसने कितना अटेम्प्ट किया है उसमें से, 75%, यानी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने, 3 क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से तुम्हें एनालिसिस करना है कि 75% है, दैट मींस 4 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट मैंने 3 करे हैं क्योंकि अटेम्प्ट रेट 75% है, एक्यूरेसी 60% है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव कर दिया, कह दिया ना नेगेटिव। और स्कोर कितना आया बेटा, मतलब 1 गलत कर दिया तुमने, 3 में से 1 गलत कर दिया, तो 2 में से तुम्हारे 8 मार्क्स आने थे, बट 1 कट गया क्योंकि तुम 1 गलत कराए, तो इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में मार्क्स कितने बने, 7 नंबर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बच्चे को कहां पर है, काम करने की जरूरत है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे,
लग गया ना एनालिसिस कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से तुम फिजिक्स में भी देख सकते हो। अब एक चीज देखना, एक बहुत अच्छी चीज है, जरा जो राइट हैंड साइड पे मोल कॉन्सेप्ट है, राइट हैंड साइड पे जरा देखो ध्यान से। सेम टेस्ट है, बच्चा अलग है, दोनों ने देखो अटेम्प्ट रेट 80% है दोनों का, दोनों ने 80% पेपर अटेम्प्ट किया है, करेक्ट। दोनों ने 4-4 सवाल लगाए हैं, मोल कॉन्सेप्ट के 5 थे, दोनों ने 4-4 लगाए हैं। एक्यूरेसी देखो, एक की 100% है और एक की 50% है। यहां पर सारा खेल है। अब उसने मतलब उसने 4 सवाल लगाए जिसमें से 2 गलत कर दिए, 50% एक्यूरेसी मतलब 2 गलत कर दिए, तो स्कोर कितना बना? 8 बनना चाहिए था, लेकिन 2 गलत बनने की वजह से 2 नेगेटिव चले गए, तो कितना बन गया? 6 नंबर, 6 मार्क्स बने बेटा। और वहीं दूसरे के 16 नंबर बने। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि एक्यूरेसी की कितनी पावर है ना। तो हमने रॉन्ग क्वेश्चन जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करना है, ठीक है। एक्यूरेसी पर ध्यान दो। अब इस वाले परफॉर्मेंस में मुझे देख के बताओ बेटा, इस वाले बच्चे को सबसे ज्यादा कहाँ जरूरत है? वैसे तो इसको हर जगह जरूरत है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी नहीं करा, सॉल्यूशंस में भी नहीं करा, एटॉमिक। अब देखो, जो नहीं करा वो अच्छी बात है, मेरी बात सुनो ध्यान से। जहां 0-0 लिख रहा है, दैट मीन्स उस बच्चे को ये पता है कि मुझे ये क्वेश्चन आते ही नहीं है, उसने स्किप कर दिया, मैनेजेबल है, ठीक है, आगे पढ़ लेगा, हो सकता है अच्छा कर दे। ये गुड पॉइंट है उस बच्चे का कि उसने वो अटेम्प्ट नहीं करे, दैट मीन ही नोस कि उसे क्या नहीं आता। बट सबसे बड़ी गलती कहां कर दी उसने? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मोल कॉन्सेप्ट में, मतलब उसने वो क्वेश्चंस भी लगा दिए जो उसे नहीं आते, है ना। तो वो चैप्टर सबसे पहले करो जो तुमने आधे अधूरे छोड़ रखे। वो कहते हैं ना कि आधा ज्ञान ज्यादा हार्मफुल होता है ना, वो कहावत सुनी है ना, आधा ज्ञान इज मोर हार्मफुल। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव मार्क करा रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। गॉट इट? तो इस तरीके से अपनी मेजर टेस्ट की रिपोर्ट को तो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस लिखो, ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ चैप्टर वाइज है, तुमने क्वेश्चन वाइज लिखना है। जैसे मैंने सिखाया, क्वेश्चन लिखो, नंबर, क्यों गलत हुआ उसका रीजन लिख लो, कौन से टॉपिक का है वो टॉपिक लिखो। जब तुम एक साथ इन चीजों को लिखोगे ना, कई बार मिस्टेक लिखने से समझ में आती है। बोलते हैं ना, जितना हम लिखते हैं उतना चीजें समझ आती हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं। आधी प्रॉब्लम्स तुम्हारी तभी सॉल्व हो जाती है जब तुमने वो प्रॉब्लम्स किस में लिख दी? कॉपी में, है ना। सुना है ना ये कि आधी प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो गई जब तुमने उनको कॉपियों में लिख दिया, क्योंकि यू नो कि प्रॉब्लम है क्या। अगर प्रॉब्लम पता ही नहीं है तो फिर तो बच्चा कुछ नहीं कर सकते आप लोग। हाँ, तो अपनी गलतियों को कॉपी में लिखो, तभी तुम्हारी मिस्टेक जो है रेक्टिफाई होंगी। टीचर्स इसलिए ही पुश कर रहे हैं, कॉपी में लिखो, एनालिसिस लिखो, भेजो हमें, क्योंकि हमें पता है अगर हम तुम्हें करके देख देंगे तुम 1 हफ्ते बाद भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं। लेकिन जब तुम खुद लिखोगे ना, अरे ये गलत कर दिया, अरे नेगेटिव मार्क हो गया, काश मेरा यहाँ 1 नंबर बच जाता। अच्छा, एक चीज और है, मैं तुम्हें परसेंटाइल में और फर्क दिखाती हूँ। मैम एक बार लास्ट स्लाइड, पिछली स्लाइड पे जाना। हाँ देखो, परसेंटाइल में फर्क देखो। इस बच्चे का 78 मार्क्स है, इसकी परसेंटाइल देखो कितनी अच्छी है, 97 परसेंटाइल। ठीक है, कितनी प्यारी परसेंटाइल आई है, 97। जेई में आराम से एक अच्छी खासी एनआईटी मिल जाती। यहाँ पर देखो इसकी परसेंटाइल कितनी आई है, 12 परसेंटाइल। तो यहाँ पर तुम चैप्टर वाइज भी परसेंटाइल दे सकते हो सकता है कि तुम्हारी एवरेज जो बन के आई हो वो 95 के आसपास हो। जैसे यहाँ पे ओवरऑल दिखाना मैम, हाँ यहाँ पर ओवरऑल 94 है, यहाँ पर ओवरऑल परसेंटाइल 94 है, लेकिन केमिस्ट्री में कितनी आई, 97। दैट मीन्स तुम केमिस्ट्री में अच्छा कर रहे हो, वहां पे परसेंटाइल ज्यादा है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं तुम्हारी 94 से कम परसेंटाइल रही होगी। तो इस तरीके से तुम सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर, ये सब डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। अब जिसको अगर परेशानी है तो आप पूछ लो। अभी हाँ, इनका हर्षिता के साथ सेशन करवा देता। अभी बोला था ना बच्चों स्टार्टिंग में, हर्षिता हमारे साथ लास्ट ईयर जो है अवंती के साथ उन्होंने जो है अपनी जेई के लिए प्रिपरेशन की थी बच्चों, ठीक है। तो अभी हर्षिता अभी NSUT में है ना, कंप्यूटर साइंस उन्होंने जो है ब्रांच ली है। तो अभी वो इंट्रोड्यूस करेंगी खुद को, देन वो आप लोगों को गाइड करेंगी किस तरीके से क्या चीजें थी जो उनके लिए हेल्पफुल रही थी,
है ना, उनकी जर्नी में जब वो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एंड वो आपको गाइड करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हर्षिता से पूछ सकते हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है हर्षिता, ओवर टू यू बेटा। Good evening, ma'am. Ma'am, am I audible? या बेटा, यू आर ऑडिबल। First of all, good evening to all the teachers present over here and all the 2026 aspirants. और सारे ही पॉइंट्स टीचर्स ने वैसे कवर कर लिए हैं, बहुत अच्छे से कवर किए हैं लिटरली, कि हम लोग इन पॉइंट्स को देख के अपनी सारी ही चीजें मिस्टेक्स एनालाइज कर सकते हैं। मैं बस अपनी कुछ गलतियां बताना चाहूंगी ताकि आप उन चीजों को दोहराएं नहीं, क्योंकि हर बार हम वो मिस्टेक्स नहीं कर सकते जो दूसरा करता है, हमें उनकी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हमें एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए अ डे बिफोर। लाइक आज से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मैंने एक टू डू लिस्ट बना ली है कि मेरे को कल क्या करना है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, सोने से पहले मैंने उस टू डू लिस्ट में मार्कअप किया है कि मैंने ये किया है, ये नहीं किया। आइदर आपने 50% किया है, 70% किया है, या 25% किया ड्यू टू एनी रीजंस। तो उसको एनालाइज करो कि आज मैंने क्या किया। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने भी बहुत बड़ी गलती की थी, टेस्ट छोड़ने की, कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, फीलिंग डिमोटिवेटेड एंड मार्क्स में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं टेस्ट लीव कर देती हूँ। नहीं, ऐसा मत करना, ये बहुत बड़ा लूप होल है। अगर आप एक टेस्ट लीव करते हो देन यू विल बी लाइक कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार भी लीव कर देते हैं क्योंकि अगले टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी। आइदर आपके कितने भी कम मार्क्स आ रहे हो, प्लीज गिव टेस्ट। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने टेस्ट दिया है तो एनालाइज जरूर करो, क्योंकि फिर अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो वेस्ट है एक तरीके से। मैंने भी नोटबुक बनाई थी, मैंने तो एकदम लास्ट में बनाई थी कि जब जेई मेरा सेकेंड अटेम्प्ट वैसे आने वाला था, तो मैंने तब बनाई थी टीचर से बात करके कि कैसे करना होता है नोटबुक्स वगैरह। जब तक आप अपने मिस्टेक्स एनालाइज नहीं करोगे कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, कंसेप्चुअल एरर था या सिली मिस्टेक थी, या मेरे को उसका कंसेप्ट नहीं पता था, या ये मैंने चैप्टर किया नहीं है, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन में मिस्टेक्स क्या आ रही हैं। और सबसे बड़ी थिंग है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो होती है जेई में, सबसे बड़ा एक तरीके से हम एस्पिरेंट्स के लिए ड्रॉबैक होता है कि हमारे मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि हमें ये जस्ट कुछ दिन पहले ही हमें पता लगेगा कि जस्ट 2-3 दिन पहले, पेपर से पहले हम लोग देखेंगे कि ये नेगेटिव हो रहा है, ये हो रहा है। हमें शुरू से ही एनालाइज करना पड़ेगा कि नेगेटिव हो कहाँ रहा है। वी हैव टू लुक ओवर इट कि कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं इन सब चीजों को। और सबसे बड़ी थिंग है कंसिस्टेंसी। वो तो हमने सुना ही है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो प्रिपरेशन वर्थ इट नहीं रहेगी। और एक तरीके से मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप जब कॉलेज, अभी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट थोड़े दिन ही हुए हैं, लाइक मैं गई थी कॉलेज, इट्स रियली वर्थ इट। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कॉलेज जाना। मतलब देयर वर स्टैंड अप कॉमेडियंस, म्यूजिशियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक अभी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया नहीं है। देयर आर मेनी सोसाइटीज जहाँ पे आप अपना टैलेंट सर्च कर सकते हो कि मैंने ड्राइंग है, आइदर डांस, आइदर सिंगिंग, एनीथिंग। देयर आर मेनी 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 सोसाइटीज। लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने तो अभी ज्वाइन नहीं किया है। सो बी कंसिस्टेंट और कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करो जो कि आपके जेई जर्नी को हार्म करे एक तरीके से। और बी डिसिप्लिन्ड और रिवीजन जरूर करो। ये पॉइंट मैं बताना भूल गई, रिवीजन जरूर करो। एक्चुअली जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यू आर स्कूल गोइंग, लाइक आप लोग स्कूल जाते होगे, तो स्कूल जाने से पहले सबसे पहले लाइक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फॉर्मूला शीट बना रखी है आपने। पेपर के बाद भी मतलब आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या मिस्टेक्स है सबसे पहले सुबह उठ के, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना वो एकदम फ्रेश होता है कि मैं अभी याद कर सकती हूँ, कुछ भी है रिवाइज कर सकती हूँ। तो उसी तरीके से सुबह सुबह रिवीजन करना मस्ट है एक tariके से। 1-8 घंटा जो होता है हमारे पास, हाफ एन आवर भी होता है। लाइक हमने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं ना, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो एंड में बहुत ज्यादा काम आते हैं। लाइक जब जेई आने वाला होता है ना मेंस,
तब जब मैंने शॉर्ट नोट्स देखे थे ना, तो मेरे को लग रहा था मैंने इस चैप्टर की क्यों नहीं बनाए, कि मेरे को इसके भी बनाने चाहिए थे और मैथ्स के फॉर्मूला भी लिखने चाहिए थे अच्छे से। जब आप एक पेज पे सब कुछ एक तरीके से लिख लेते हो तो आपको पता लग जाता है कि इस चैप्टर में क्या क्या है। जब भी आप लेक्चर खत्म हो जाए तो आप हमेशा शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, डोंट रन ओवर लेक्चर्स। कि मैंने टीचर से अवंती फेलोज की टीचर से भी पढ़ लिया है, देन मैं यूट्यूब से भी 2-3 लेक्चर कर रही हूँ और एक तरीके से अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे रही हूँ कि मैंने ये उन्होंने लेक्चर्स में ये इतने सारे क्वेश्चंस कराए तो मैंने 10, 20, 30, 40 ऐसे क्वेश्चंस भी कर लिए, उन्होंने कराए। बहुत अच्छा है उन्होंने कराए वेज कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी हमें बताई। लेकिन जब तक हम लोग खुद अपने पेन उठा के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक वो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस मस्ट है, मतलब प्रैक्टिस करना ही है आपको। और डोंट वेट टिल लास्ट, डोंट लीव एवरीथिंग फॉर लास्ट कि एंड में आके प्रीवियस ईयर करूंगी, एंड में आके डीपीपीस करूंगी। और मैं कहना चाहूंगी कि अवंती फेलोज की जो फैकल्टीज है दे आर रियली रियली ऑसम। मतलब इतने अच्छे टीचर्स हैं कि मेरे को अभी भी दे आर हेल्पिंग मी टिल नाउ, टिल काउंसलिंग। वो कह रहे हैं कि आपको जब कॉलेज में भी आपको किसी मटेरियल की दिक्कत हो या कुछ भी हो, लाइक कोचिंग अगर हम लोग ऑफलाइन जाते हैं तो उधर से हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे ही हमारी प्रिपरेशन खत्म हुई तो हम लोग कट आउट हो जाते हैं, लेकिन अवंती फेलोज के साथ ऐसा नहीं है। और मैंने जिस भी समय किसी भी टीचर को अपना कोई भी डाउट सेंड किया है, उन्होंने हमेशा रिप्लाई किया है, हमेशा मेरी हेल्प की है। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। और पेपर फोड़ देना, मतलब बहुत अच्छे से करना और मिस्टेक्स मत करना कोई भी। और मेरे को पता है आप लोग अच्छे से कर लोगे। थैंक यू। थैंक यू हर्षिता, थैंक यू। मतलब बहुत अच्छे से ऐसा अच्छा लगता है जैसे कुछ बच्चों को लास्ट ईयर पढ़ाया और आज वो सबको गाइड कर रहे हैं। एंड दिस इज द सक्सेस स्टोरी। आप लोगों में से भी अगले साल हो सकता है कोई किसी और को गाइड करेगा, हो सकता है बहुत सारे हम अलग अलग सेशन में अलग अलग बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है, आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करने। तो हर्षिता ने देखो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन का उन्होंने एक जोर दिया था कि रिवीजन आपको करना है, राइट। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसका खुद का एक्सपीरियंस था, कुछ गलतियां उसके से हो गई थी, उसने शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ रह गए थे तो वो बाद में उसको लगा कि भाई शॉर्ट नोट्स भी मुझे बनाने थे। तो इन गलतियों से आप सीख सकते हो, ठीक है। और इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। चलो अब आपके जो क्वेश्चंस हैं एक एक करके प्रॉपरली हैंड रेस करके, मिक्स में मत पूछना, एक एक करके हैंड रेस करके पूछना, ठीक है। हाँ चलो, हाँ अर्चना। किसने हैंड रेस किया? खुशबू मैम, तो आप एक बार एक एक करके नेम लेके पूछवा लो बच्चों। नहीं, आई थिंक हम इन्होंने ना मोस्टली क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो जो कॉमन डाउट्स है ना वही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मोस्ट कॉमन डाउट जैसे ये आ रहा है कि 11th को कैसे मैनेज करें बच्चों का। हाँ देखो 11th के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अभी फिलहाल सबके लिए यही सजेशन है कि 11th के जो टॉपिक अभी आपके मेजर टेस्ट में आने वाले हैं आप फिलहाल उन्हीं पे ही फोकस करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 वीक 2 वीक बाद अगर 11th का कोई मेजर टेस्ट में टॉपिक आने वाला है तो आप टीचर से उस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो ले लो, तो वो आपको दे देंगे जो पिछले साल पढ़ाया होगा। एंड सेकंड चीज, उसके कोई एक वर्कशीट जैसे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी अगर आपने उस चैप्टर के सॉल्व कर लिए तो फिलहाल के लिए थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। एकदम हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो आपको उस तरह से प्लान करना है कि 2 वीक बाद मेरा मेजर टेस्ट है, उसमें ये चैप्टर आने वाले हैं, हर चैप्टर को 2-2 दिन दूंगा तो भी मेरा लास्ट तक जाते जाते हो जाएगा। और 2 चैप्टर भी रह जाएंगे, वो आपको हम लोग दिसंबर में पूरा दिसंबर 11 का रिवीजन वापस कराएंगे, ठीक है। तो 11 के वापस से आपके 1 शॉट करके वापस हम पूरे PYQ सीरीज चलाएंगे दिसंबर में, जिसमें सारे 11 के टॉपिक आपके कवर करा देंगे। इससे ज्यादा अभी 11 पे सोच के पैनिक मत बनो, ठीक है। अभी फिलहाल आप क्या करो, जो मेजर टेस्ट में आ रहा है उसको धीरे धीरे मेजर टेस्ट के हिसाब से करते जाओ, क्लियर है। और उसके लिए सपोर्टिंग मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में या टीचर्स को अलग से मैसेज करके या फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप में मांग लो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट डाउट।
नितान ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, या तो आप लेट आए थे बेटा कि स्कूल के वर्कलोड को, टाइम को कैसे मैनेज करें। हर्षित सर, एक ये है बच्चों का डाउट कि जैसे सिलेबस आगे हम करा रहे हैं, पीछे वाला रिवाइज कैसे करें? हाँ, वो टेस्ट के दौरान नहीं करना है। अगेन सेम चीज है कि फॉर एग्जांपल मेजर टेस्ट में आपके पुराने चैप्टर वापस आएंगे, तो इसलिए बार बार ये जोर दिया जा रहा है बच्चों कि मेजर टेस्ट को अगर आपने सीरियसली दे दिया तो आपका उसमें पुराना रिवीजन भी हो जाएगा, पुराने चैप्टर का भी, और जो 11th के हैं उन चैप्टर का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और मेजर टेस्ट की तैयारी ऐसा नहीं होगी 1 वीक में होगी, 2 हफ्ते पहले से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो मैम ने बताया था कि आपका जो भी टेस्ट प्लानर है उसको आप खुद के हाथ से लिखो और अपने टेबल के वहां चिपका लो, या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि क्या क्या सिलेबस आने वाला, क्या क्या होने वाला। और हर जैसे रिवीजन मॉर्निंग में उठ के करो पुराने चैप्टर्स का, ठीक है। और जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं उनके शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में फंक्शन हो चुका है तो आपके फंक्शन की शॉर्ट नोट रेडी हो जानी चाहिए, तो आप फंक्शन का रिवीजन कर लिया। फिर आपने अगर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट हो चुका है, करंट हो चुका है, तो उसके शॉर्ट नोट आप बना के रख लो और उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मैम, और कौन सा डाउट था इनका? हाँ, एक ये है पीर बख्श का है, कुछ क्वेश्चंस लगता है कि 100% सही होता है लेकिन वो टेस्ट में गलत हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम पे डर लगता है कि करें या ना करें ताकि नेगेटिव ना हो जाए। बिल्कुल, देखो ये इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी वही है जो मैंने आपको बताई थी कि जब आप घर पे वर्कशीट अटेम्प्ट करते हो तो उसको एज अ टेस्ट पेपर दो, ठीक है। वहां पे जो बार बार उन्हीं गलतियों से आप सीख के एग्जाम में वो गलतियां कम होगी, राइट। थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, और टेस्ट के बाद जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको ध्यान लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में मैंने कहाँ गलती करी है। उस गलतियों को जब आप वापस से लिखोगे तो अगले पेपर में वापस से ध्यान रहेगा कि पिछली बार मेरी गलतियों किसको रिपीट नहीं करना। हो सकता है कुछ गलतियां बार बार रिपीट हो, इट्स ओके। देखो, गलतियां करना कोई गलत चीज नहीं है, अगर आपसे गलतियां हो रही तो अच्छी बात है, लेकिन उन गलतियों को आप नोट डाउन करो और उन गलतियों को ध्यान रखो कि बार वो कोशिश करो उसको मिनिमाइज करने की। क्लियर है? एंड सेकेंड चीज, वर्कशीट को जितना प्रॉपरली टाइम लिमिट में सॉल्व करोगे, जितना स्पीड में सॉल्व करोगे, तो वो मिस्टेक धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। एक बच्ची ने हैंड रेस किया है, खायरा। हाँ, आप एक बार अपना अनम्यूट करके डाउट पूछ लो, जिसने हैंड रेस किया है। KHAIRA, आई थिंक। हाँ, इसने काफी देर से किया हुआ है। हाँ, आपका हैंड रेस गलती से हो गया है, फिर कोई डाउट है? ठीक है, एनीवन एल्स? और कुछ को पूछना है कुछ? हाँ पीर बख्श बोलो। सर, मैंने लास्ट टेस्ट में भी 2-3 क्वेश्चन मेरे सही थे, बट मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था कि उनको मैं करूं। सही करे थे मैंने। नहीं तो उसको, जैसे जब तुमने कोई क्वेश्चन कर लिया, तुम्हें लग रहा है सही, तो उसको एक बार उसकी स्टेप्स को क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। कि तुमने देख लो कि हाँ मेरा फॉर्मूला भी सही है, कॉन्सेप्ट भी सही लगा है, कैलकुलेशन एरर भी नहीं है और आ रहा है, तो फिर टिक करो ना, दिक्कत थोड़ी है। कॉन्फिडेंटली टिक करो, और ये चीज धीरे धीरे होगी बेटा, एकदम ऐसा नहीं होगा कि इंस्टेंटली रिजॉल्व हो जाएगी। धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो वहीं एग्जाम में, अगर टाइम थोड़ा बचे जल्दी से क्रॉस चेक कर लो कि कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, गिवन डेटा मैंने प्रॉपरली उतारा, जो पूछा है वही अगर मैंने आंसर किया है तो आपको टिक करके आना चाहिए फिर, ठीक है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट। देखो जो ये बच्चे बोल रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन नहीं बनते, ये क्वेश्चन नहीं बनते, तो बेटा यही तो चीजें तुम्हें अपने पास एनालाइज करनी है ना कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना। वही तो देखना है कॉन्सेप्ट में क्या एरर आ रहा है, हमारी तरफ से एरर है, पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन नहीं लगाए, यही चीज तो आइडेंटिफाई करनी है, वही चीज आपको फिर सॉर्ट करनी है, ठीक है। हाँ गौरव बोलो। मैम, जैसा अभी हर्षिता दीदी ने बताया था कि जो टू डू लिस्ट बनानी है हमारी डेली बेसिस की, जो हम काम कर रहे हैं, जो जो हमें करना है उसके अकॉर्डिंगली। मैम मतलब मैंने ऐसी कई बार बनाई है कि मेरे को क्या क्या काम करना है डेली बेसिस पे, लेकिन उसको ना मतलब 1-2 दिन तक ही फॉलो हो पाया कि 1-2 दिन तक ही वो चीज लिस्ट बना पाया, उसके बाद दोबारा वो छूट गई हैबिट। तो हम उसको मैनेज मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कैसे बनाए चीज को? हाँ, हर्षिता शायद हैंड पे बता रही, बताओ। हर्षिता बताएगी। एक्चुअली ऐसा खाली आपके साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने जब टू डू लिस्ट नहीं, बनाती एक्चुअली थी, हर्षिता सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैंने Yes, बहुत sir. लिस्ट बनाई थी, मैंने बहुत टाइम टेबल, बहुत शेड्यूल बनाए थे,
कि आज ये करूँ। एक्चुअली कभी कभी हम अनरियलिस्टिक भी बना लेते हैं, इमोशन में आ जाता है कि आज मेरे को इतना पढ़ना है और इतना पढ़ना है, ये भी निपटा लूंगा, लेकिन हो नहीं पाता है वो। ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। हाँ हर्षिता, बोलो। यस सर ने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही कवर किया है कि हमें रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही दिन में 4-5 चैप्टर ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग उसके 50-50 क्वेश्चंस कर देंगे। ऐसा नहीं है। अगर हमने रियलिस्टिक भी बनाई है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 100% कर पाओगे। मैंने ये नहीं कहा कि आपको 100% करना है। वेदर कोई भी रीजन है, आपने 20% भी किया है, बेटर है। अगर आपके पास कहीं आपको जाना है या स्कूल का होमवर्क है या कुछ भी है। और सबसे बड़ा एक पॉइंट मैं कवर करना भूल गई थी कि स्कूल वाला, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि स्कूल को कैसे मैनेज करें। तो सबसे बड़ा हम लोग उसको एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि जैसे हम लोग फिजिक्स की डेरिवेशन करते हैं तो वो जेईई एडवांस में भी काम आती है। जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ना एडवांस के लिए, तो उसमें फिजिक्स की डेरिवेशन ही लगती है, उसी से ही हम लोग क्वेश्चंस कर पाते हैं। और केमिस्ट्री के लिए तो जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, एनसीईआरटी ही वर्क करती है। जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें पता लगता है कि वेदर सीबीएसई क्वेश्चंस, हम लोग सीबीएसई क्वेश्चंस भी करते हैं ना स्कूल के, तो भी हमें एक्सपीरियंस होता है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो साथ साथ जब हम लोग स्कूल का होमवर्क करते हैं ना तो साथ साथ जेईई की भी हम लोग एक तरीके से प्रिपरेशन कर ले तो वो बेटर रहेगा। यस हर्षिता, बिल्कुल ठीक बात बोले हर्षिता ने। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे, ये भी बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स यस मैम, मैं हर्षिता, आपको एक फोटो भी भेज दूंगी। वैसे मैं क्या करती थी कि या तो डायरी होती थी और या तो मेरे पास एक पेज होती थी A4 साइज की शीट की, तो उसपे मैं मैथ्स के, अगर मैथ्स है तो मैथ्स के फॉर्मूलाज लिख लिए लिमिट्स के, और अगर केमिस्ट्री है तो शॉर्ट पॉइंट्स लिख लिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स में फॉर्मूला के साथ कोई कंसेप्ट है कि यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में किस तरीके से लिखना है, तो शॉर्ट नोट्स में। और शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि एकदम जैसे एंड हो जाए, उसमें थोड़ा स्पेस हमेशा रखो टिल योर पेपर, टिल योर एग्जाम, कि एंड तक भी शॉर्ट नोट्स में आप कुछ ना कुछ ऐड कर सको, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सीखते रहते हैं क्वेश्चन करने के साथ साथ। वेरी गुड हाँ, पॉइंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सब लोग ध्यान, आप लोग शॉर्ट नोट बनाओ ना तो एक पेज का बफर हमेशा रखना। जैसे मान लो आपके मेजर टेस्ट में कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो क्लास में कवर ना हुआ, वो बाद में आपको दिख गया हो, राइट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सब लोग ध्यान रखना। और शॉर्ट नोट देखो कब बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट आपका क्लास में कोई चैप्टर खत्म हो चुका है, आपने डीपीपी अटेम्प्ट कर ली, पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर ली, उसका चैप्टर टेस्ट दे दिया, वो सारे चीजें हो गया, उसके बाद उसके आप शॉर्ट नोट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस का, इलेक्ट्रोस्टैट का था, आपको आप आइडिया भी लग गया है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आप भूल जाते हो, उनको आप लिखो। जो चीज ज्यादा भूल जाते हो उनको हाईलाइट कर लो। ठीक है, हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स भी आपको भेजेंगे ग्रुप में सैंपल के रूप में, तो आप उनको भी रेफर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि 11th के अगर नोट्स मिल जाए तो हमारा टाइम सेव होगा, जिसका 11th का नोट्स नहीं बने हुए। ठीक है, हम रेफरेंस के लिए भेज देंगे, आपके रिसोर्स शीट में ही अपलोड कर देंगे, लेकिन अगेन बोला यही जाएगा कि आप उसको फिर खुद से अपना हैंड रिटन बाद में जब भी समय मिले उसको खुद से हैंड रिटन जरूर बना लेना। आप रेफरेंस के लिए उनको रेफर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। वी विल अपलोड इन द स्टूडेंट रिसोर्स शीट। ठीक है, हाँ तन्मय बोलो। यस सर। सर मेरा डाउट ये था ना, मैथ्स में वाइज सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स जो टाइम होता है बहुत कंज्यूम हो जाता है, और जब मैं लास्ट में एनालाइज करता हूँ कि मैंने पूरे दिन में मैथ्स में क्या किया, टाइम तो काफ़ी कंज्यूम हो जाता है लेकिन आउटपुट बहुत थोड़ा सा आ पाता है। अच्छा अच्छा, देखो इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट पे पहले काम करना पड़ेगा कि क्लास के में जो कराया गया है उनमें क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है, और उसके जो क्लास की इलस्ट्रेशन है उसको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, ताकि वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए। एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, फिर उसको अप्लाई करने में कुछ कुछ क्वेश्चन में तो जल्दी अप्लाई हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा टाइम टेकिंग लगे। आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब 10 मिनट से अगर ज्यादा खींच रहे हैं, तो उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसका सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ो। ठीक है, या फिर उसका डाउट डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन डालो, सॉल्यूशन से समझो और आगे बढ़ जाओ। ऐसा मत करो कि 15-15 मिनट एक एक क्वेश्चन में डाल रहे हो, राइट। मतलब 7-8 6-7-8 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं। या फिर उसको वहीं के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दो,
4-5 घंटे बाद वापस से रिविजिट करने की कोशिश करो। अगर 2-4 मिनट में वो क्वेश्चन हो रहा है सेकंड अटेम्प्ट में तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो सेकंड अटेम्प्ट बाद आप अपने डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछो। और देखो ये स्टार्टिंग में होगा, अभी आपका फेज है कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने एकदम जेई की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा चीजें टफ लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे वो चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, आपने मान लो उस चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन अगर निपटा लिए तो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस आएगा। स्टार्टिंग में ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर मैं मान लो मैं पीवाईक्यू की वर्कशीट दे रहा हूँ तो कोई बच्चा बोलता है सर 30 में से 10 क्वेश्चन ही बन पाए, इट्स ओके अगर 10 भी बन रहे हैं। जो बच्चे हुए 20 नहीं बने, उनके पीछे का एक बार उनको सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ज्यादा टाइम मत दो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है छोड़ दो, उसको सेकंड अटेम्प्ट में वापस ट्राई करो, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं बन रहा है सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ जाओ। और है ना तन्मय, इसमें थोड़ा थोड़ा और टाइम लगेगा, मतलब आप थोड़ा इसमें प्रैक्टिस सीधे प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे, चीजें अपने आप आपकी सुधरती जाएगी। आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ओके सर ओके। एक चीज और था, जैसे कुछ चैप्टर्स जो 11th के थे वो मैंने बहुत अच्छे लेवल पे कर रखे थे, लेकिन अभी जब हाँ मैं हाँ दोबारा उन्हें रिविजिट कर रहा हूँ, जैसे मैंने जनवरी में कुछ चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर लिया था, अभी दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं काफी चीजें भूल गया हूँ, तो इसको कैसे टैकल करूँ? कोई बात, उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप जाओ। टॉपिक एकदम नहीं कि अगर मान लो जनवरी में आपने कोई चैप्टर कर लिया, आप क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है नहीं बनेंगे। आप स्टेप फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक की मैं बात करूँ तो पहले क्वाड्रेटिक का फर्स्ट टॉपिक करो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, उसको पहले थ्योरी देखो, उस क्लास के नोट्स देखो, क्लास की इलस्ट्रेशन करो, फिर उस टॉपिक के 5 क्वेश्चन कर लिए, फिर अगला टॉपिक पे गए, फिर अगले टॉपिक पे, ऐसे जाओ, ऐसा नहीं कि एक साथ चले जाओ। आप टॉपिक बाय टॉपिक जाओगे और इलस्ट्रेशन को करके फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपसे बन जाएंगे वो, ठीक है। ये सर बहुत छोटी अप्रोच है लेकिन बहुत अच्छी अप्रोच है कि टॉपिक बाय हाँ टॉपिक करूंगा तो। यस हाँ, सर, उसमें थैंक यू। कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ जाएगा। एकदम मिक्स करने जाएंगे, पता चला शुरू के 5 क्वेश्चन ही टफ आ गए, अपन वहीं डिमोटिव पूरे एक्सरसाइज पूरा चैप्टर ही छोड़ देंगे। इससे अच्छा शुरू के 10 क्वेश्चन में अगर अपन से बन गए तो धीरे धीरे बाकी भी अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। यस सर, ओके यस सर। ओके। हाँ राजवेंद्र। यस सर। सर हाँ बेसिकली बोलो। मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है कि जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड पहले भी एक दो 11th का चैप्टर था, उस चैप्टर को सर मैंने बहुत बार रिवाइज कर लिया, बहुत बार उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लिए, पीवाईक्यूज भी लगा लिए, बट कहीं ना कहीं उस चैप्टर में कंफ्यूजन रहती है सर हर बार, तो उनमें क्या करें? कंफ्यूजन रिलेशन में ज्यादा रहती है कि फंक्शंस में? सर मुझे रिलेशंस एंड फंक्शंस में दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है कि रिलेशन में ये वाला स्टेप था या फंक्शन में ये वाला स्टेप था, जबकि सर मैंने पीवाईक्यूज भी उसके काफी करने की कोशिश की थी। मैं हाँ देखो दोनों को मैं, मिक्स हाँ कर देती पहले मैं हूँ। ये नहीं प्रिफर करूंगा कि आप डायरेक्टली, अब मुझे नहीं पता आपने पहले स्टार्ट कहाँ से किया, अगर डायरेक्टली पीवाईक्यू करा है तो वो नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लास नोट्स, क्योंकि देखो आपके जब हम जो क्लास नोट्स बनाते हैं ना, वो सोच समझ के बनाते हैं कि उसमें कैसे रखना, क्या सीक्वेंस रखना, कैसे इलस्ट्रेशन रखने हैं, और कौन से इलस्ट्रेशन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, कौन से पीवाईक्यू बच्चों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो आपको सबसे पहले तो उन क्लास नोट्स को बहुत प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझना है। इसलिए बोला भी देखो ये जाता है कि डीपीपी करने से पहले आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, हर क्लास के बाद जो क्लास में पढ़ाया गया है सबके लिए, ये सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि क्लास में पढ़ाने के बाद उस क्लास के क्वेश्चंस को वापस से घर पे जाके पहले देखो, समझो, फिर डीपीपी या पीवाईक्यू पे जंप करो। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लास खत्म हुई ना, पीवाईक्यू एग्जाम को ऑनलाइन से पीवाईक्यू चालू कर देते, फिर वहां अटक जाते हैं, 2 पीवाईक्यू 3 पीवाईक्यू में अटकते हैं, कॉपी बंद करके सो जाते हैं। राइट, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले क्लास के नोट्स को अटेम्प्ट करो अच्छे से, अगर टीचर ने कोई होमवर्क में डीपीपी दी उस डीपीपी पे जाओ, अगर आपको एनसीईआरटी आपने नहीं कर रखी तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, स्टेप बाय स्टेप। पीवाईक्यू के लिए और भी आगे टाइम मिलेगा और आगे आपको बहुत सारे पीवाईक्यू कराए जाएंगे, लेकिन पहले अभी अपना फंडामेंटल क्लियर करो। फंडामेंटल कहाँ से क्लियर होगा? डीपीपी से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से और मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 से। इनमें अगर आप एकदम परफेक्ट बन जाते हो, फिर आप धीरे धीरे इजी मीडियम लेवल पीवाईक्यू करो पहले, उसके बाद हार्ड लेवल पीवाईक्यू पे जाओ। तो मैं आपको भी रजविंदर यही बोलूंगा, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो पहले या तो उसका वीडियो वापस रिविजिट करो, या फिर आप किसी क्वेश्चन में अटक जा रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो अपना डाउट डिस्कशन ग्रुप में टीचर से पूछो कि सर इस स्टेप में मैं अटक रही हूँ यार, इस वेराइटी के क्वेश्चन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने डाउट डिस्कशन ग्रुप में उस प्रॉब्लम को मेंशन करोगे, या फिर एक बार वापस से पुरानी रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा स्पीड में, जैसे 1.5 की स्पीड में देख लो, ठीक है। ओके सर, मैं अगली बार से ट्राई करूँगी। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड।
हाँ नेक्स्ट नवदिशा। यस सर, मेरा ये डाउट था कि जैसे ना अब क्लास 11th ना काफी वीक चली गई है, तो अब क्लास 12th में जब कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं तो सर उसमें ना क्लास 11th के थोड़े से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो इसलिए सर डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें आते ही नहीं है, तो उसके कारण क्लास 12th के भी बैकलॉग इकट्ठे होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे अब क्लास 12th के चैप्टर छोड़कर 11th के स्टार्ट कर दें, तो ऐसे हाँ हाँ बैकलॉग्स बिल्कुल, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। देखो उसके लिए एक सॉल्यूशन फिलहाल ये है कि उसको मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, देखो पहली चीज 12 का ही प्रायोरिटी अभी रखना है आप सबको। जो क्लास में करंट चल रहा है आप 12 को छोड़ के 11 पे जम मत कर जाना। अगर मान लो कोई 12 की किसी चैप्टर में पर्टिकुलर 11 का कॉन्सेप्ट आ गया तो अभी के लिए उसको ध्यान रख लो, लिख लो कहीं पे कि ये ऐसा होता है। उसको डिटेल में बाद में पढ़ा जाएगा, अभी दिमाग को समझा लो कि कोई बात नहीं, मैं बाद में मेरे पास समय आएगा या फिर किसी दिन संडे को छुट्टी होगी, कोई हॉलीडे होगा तो मैं इस चैप्टर को पढ़ लूंगा। अभी अपने टू डू डायरी में लिख के रख लो फॉर उस इंस्टेंट के लिए। अभी के लिए वो 11 का फॉर्मूला या तो याद कर लो या इसको थोड़ा बहुत समझ के उस 12 के क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाओ। आपको ऐसा नहीं करना है कि वो कोई कॉन्सेप्ट है उस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने में आपने 2 घंटे निकाल दिए, पता चला 12 का टॉपिक तो साइड में चला गया, 11 के टॉपिक में अपने 1.5 घंटा निकाल दिया। फिलहाल के लिए उसको टेम्परेरी बस उसको समझ लो थोड़ा बहुत जितना उसका यूज हो रहा है, फिर उसको बाद में आप अपने टू डू डायरी में लिख लेना कि इसको मुझे कहीं ना कहीं करना है। जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन आप स्कूल की छुट्टी लो, संडे के दिन आधा 1 घंटा निकाल के उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, ठीक है। लेकिन हाँ प्रायोरिटी ओके पहले सर। 12 के करंट टॉपिक पे ही रखनी है, और कोई यूज हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसको बस समझ के या फिर याद करके अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाल लेना उस इंस्टेंट पे। ओके सर। और सर अगर मतलब क्लास 11th के काफी चैप्टर हैं जो अभी क्लियर नहीं है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सर उनको फिर कैसे करें उसके साथ हाँ मैंने 12th हाँ के वही साथ? समझा है, जो कॉन्सेप्ट जो चैप्टर आपके अभी क्लियर नहीं है उनको अभी के लिए छोड़ दीजिए। आपको हम दिसंबर में, नवंबर लास्ट वीक से लेके पूरा दिसंबर में 11th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। अभी आपसे जितना आपको आता है उन चैप्टर को आप करना। फॉर एग्जाम्पल 11th में अगर आपको लगता है मुझे 5 चैप्टर आते तो उन 5 चैप्टर को ही करो, बच्चे हुए चैप्टर को फिलहाल के लिए छोड़ दो। पहले 12 प्रायोरिटी रखनी है आपको, ठीक है। जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आते हैं उन पे अभी फोकस मत करो। ओके सर। हाँ नेक्स्ट। आई थिंक अब तो किसी का डाउट नहीं है ना बच्चों, मोस्टली डाउट हो गए हैं सबके। हाँ मतलब मेजरली यही था आजकल एक्चुअली, जो ओवरऑल जिन जिन बच्चों ने पूछा है वो सबका आई थिंक कॉमन डाउट भी था, कॉमन है। ताकि हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ राइट। तो बच्चों मेनली यही है, तुम लोगों के 2-3 ही इशू हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट, वो हमने कवर कर लिया। दूसरा 11th और 12th बैकलॉग, ये सब। तो सबसे पहले तो यही है, जैसा हर्षित सर ने बोला, कि जो करंट में जो क्लास में चल रहा है ना, उसको तो किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। पुराना जो रह गया उसको अभी छोड़ दो, लेकिन जो करंट में चल रहा है ना उसको तो कभी भी स्किप मत करना, ठीक है। पुराने के लिए समय आएगा तो बैकलॉग कवर कर लेंगे। अगर पुराने के चक्कर में ये रह गया तो तुम्हारे दोनों ही रह जाएंगे, पुराना भी और जो करंट में चल रहा है वो भी बैकलॉग बना लोगे तो ठीक है। हाँ ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन में इसका आंसर कर देता हूँ। किसी ने पूछा अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, देखो प्रिफरेबल अर्ली मॉर्निंग ही रहेगा। इसका कारण मैं समझा देता हूँ। अगर मान लो आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में आ गया फॉर एग्जांपल 9 बजे, तो आपको घर से 6 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे 7:30 7:30 बजे सेंटर पे रीच आउट करना पड़ता है। आज 8 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं घर से आपको 6-7 बजे निकलना पड़ेगा। तो आपकी उसकी आदत होनी चाहिए 5-6 बजे उठने की। नहीं तो होगा क्या, अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हो और आपका गलती से मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में आ गया, आप पेपर में उतना एक्टिवनेस से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे जितना होना चाहिए, आपकी एनर्जी नहीं रहेगी बच्चों। इसलिए लेट नाइट स्टडी जिसकी बच्चों की आदत है वो छोड़ दो, ठीक है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग की ही हैबिट बनाओ, धीरे धीरे 8-10 दिन 15 दिन कोशिश करोगे तो अपना आप हैबिट बन जाएगी, ठीक है। Okay, बाकी जो बच्चे लेट ज्वाइंट हुए इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में और इस सेशन की स्लाइड्स भी आपके ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, और डेली क्लासेस में भी हम अवेलेबल ही हैं। तो अगर इन केस किसी का कोई डाउट रह भी जाता है, कोई बात रह जाती है, तो आप लोग ठीक है क्लास में पूछ लेना, ठीक है। सक्षम, जो आप बार बार कह रहे हो टाइम शेड्यूल, बेटा देखो टाइम शेड्यूल सबका अपना अलग होता है। हो सकता है उनके स्कूल का टाइमिंग कुछ और हो, तुम्हारा स्कूल टाइमिंग कुछ और हो। तो जो टाइम टेबल है ना, वो हमें हमेशा अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए टाइम शेड्यूल, है ना। तो टाइम शेड्यूल कभी भी ऐसी कॉपी नहीं करना, तो अपने अकॉर्डिंग बनाओ अपना, कि तुम्हारा कब कब स्कूल होता है, कब तुम फ्री हो, कब तुम्हारे स्कूल का काम है, कब तुम्हारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई।
तो ये शेड्यूल अपने रूटीन अपने तरफ से बनाओ, ठीक है। Yes, ma'am. हो सकता है किसी का अलग टाइम, किसी का 2 बजे का स्कूल टाइमिंग हो, किसी का 4 बजे तक का हो, तो टाइम टेबल तो मैनेज एक दूसरे का देख के नहीं करना, वो अपने तरफ से टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आई होप आप लोग इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखोगे। एंड थैंक यू हर्षिता ऑल्सो, उसने संडे को हमको टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय। Thank you, sir, and thank you, ma'am, for Thank you, giving sir. us such opportunity. Thank you, sir. Thank you, ma'am. थैंक यू हर्षिता। बाय बाय एवरीवन, बाय। Bye.